तो हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो हम लोगों ने अपना इंडिया 38 इंटेंजिबल एसेट शुरू किया हुआ है, और हम लोगों ने इसके सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए हैं, और हम लोगों ने इसके सारे इलस्ट्रेशन भी कर लिए हैं। कुछ एग्जाम्पल मेरे ख्याल से बाकी है, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे बाकी है। तो हम लोग इस क्लास में अपना इंडिया 38 पूरी तरीके से ख़त्म कर लेंगे। मतलब हमारी 2 लेक्चर में ही हमारी इंडिया 38 खत्म हो जाएगी। अब मैं ऐसे ही 4-5 टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा जो छोटे-छोटे इंडियाज़ होंगे, और वो फटाफट आपके कंप्लीट हो जाएँगे, क्योंकि हमारे 10 टॉपिक हो चुके हैं। तो अब मैं 4-5 टॉपिक थोड़े ऐसे पढ़ाने जा रहा हूँ जो छोटे-छोटे हैं। फिर उसके बाद एक थोड़ा बड़ा टॉपिक पढ़ाऊँगा, जैसे कि लीज़ हो गया। हाँ, फिर आपका रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर हो गया, 103 हो गया, 110 हो गया, हाँ, 109 हो गया। तो ये सारे टॉपिक भी धीरे-धीरे बड़े-बड़े पढ़ेंगे। तो आ जाओ, हम लोग इंडिया 38 इंटेंजिबल एसेट्स अपना जो पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके पहले मैं देख लूँ कि रिकॉर्डिंग रुक तो नहीं गई है, चल तो रही है ना यार? सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? हम्म। सब ठीक है। ओके। सॉरी। तो चलो आ जाओ, देखो हम लोगों ने इंटेंजिबल एसेट में क्या पढ़ा था सर। सबसे पहले हमने ये बताया था कि बच्चों, इंटेंजिबल एसेट्स यहाँ पे हम लोग क्या डील कर रहे हैं, हम लोग ये डील कर रहे हैं कि जो असेट्स हमारी कहीं और कवर नहीं हुई, वहाँ वो हमारी आ जाएगी इंटेंजिबल एसेट 38 में। जैसे अगर कोई मान लो प्लांट एंड बिल्डिंग, कोई भी नॉन करेंट एसेट है, मान लो कोई, मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो बिजनेस में तो वहाँ 16 लगाइए। अगर आप उसको खाली भाड़े पे दे दे रहे हो तो आप वहाँ इंडिया 40 लगाइए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर वो खाली पड़ी हुई है, अगर वो खाली पड़ी हुई है तो भी आप इंडिया 40 लगाएंगे, क्योंकि कैपिटल अप्रिसिएशन होगा। अगर वो आप बेचने के लिए रखे हो, हाँ, मतलब आप जो है बिल्डर हो, तो वो आपके लिए स्टॉक है, इन्वेंट्री हो गया, तो वहाँ पे 2 लगाइए। अगर आप किसी और की प्रॉपर्टी को आप वहाँ बनवा के बेच रहे हो, तो सर वो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर उसका डील बताएगा। सर, हमने क्या किया है, हम ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं और नीचे वाले फ्लोर में बिजनेस करते हैं। मतलब ऊपर वाले फ्लोर में मान लो बिजनेस कर रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर में हमने रेंट पे दिया हुआ है, नीचे हमने बिजनेस कर रहा हूँ, दोनों है। तो सर नीचे वाला आप क्या नीचे वाले पे आप लगाएंगे 16 और ऊपर वाले पे 40। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पाए, मतलब सेलेबल, एक्सचेंजेबल, रेंटेबल हो। ठीक है। तो सर ये सारी चीजें थी। तो सारे हमारे पास इंटेंजिबल एसेट वो एसेट्स होता है जो मैंने आपको बताया कि सर जो दिखते नहीं है, लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन था। जैसे कुछ कुछ कभी कभी इंटेंजिबल एसेट किसी टेंजिबल फॉर्म में होता है, सपोर्टिंग में होता है, जैसे कि मैंने पेन ड्राइव बताया था, सीडी बताया था। हाँ, और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हमारे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, तो ये सारी चीजें भी होती हैं। तो इसमें आपको देखना होता है कि बच्चों, कौन सा मोर सिग्निफिकेंट है, कौन सा मोर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपके लिए फिजिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, इंडिया 16 लगाओगे। अगर आपका इंटेंजिबल पार्ट इंपॉर्टेंट है तो इंडिया 38 लगाओगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ केसेस में फिजिकल सब्सटेंस हमारा कहाँ गया, फिजिकल सब्सटेंस कुछ कुछ केसेस में हमारा हो सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या बताया था, फिर इसके बाद बताया था कि अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल होना चाहिए। सर ऐसा क्यों था कि बच्चों, अगर आपका अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल ही नहीं होगा तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स में। मतलब आपका ओनरशिप होना चाहिए ना। अब वो चाहे जैसे हो, चाहे जैसे हो, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, या लीगल टर्म्स हो, मतलब आपने ये देखो, मतलब या आपने लीगल तरीके से लिया हुआ है, सरकार से लिया हुआ है, या कानूनी तौर तरीके से, या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तरीके कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म से लिया गया, मतलब आपका अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल होना चाहिए, ताकि आप उसकी जो है, आप उसको बेनिफिट या यूज किसी और को यूज करने से रोक पाओ, और वो केवल आपके लिए ही हो। मतलब आपका कंट्रोल होना ही चाहिए। देखो सबसे पहले तो इंटेंजिबल है यार, इंटेंजिबल एसेट्स का कंट्रोल अगर ही नहीं हुआ तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करोगे। इसके बाद क्या था, इसके बाद था सर कि सर ये क्या होना चाहिए, सेपरेटली आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। सर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल क्या होता है, बच्चों आपकी बुक्स में बहुत सारी एसेट्स होती है, तो आप इस इंटेंजिबल एसेट्स को अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो कम से कम इसका इकोनॉमिक फ्लो आपको अलग पता होना चाहिए, कि हाँ इससे हमारी इतनी इकोनॉमिक फ्लो हो रही है, इससे हमारी इतनी कॉस्ट कम हो रही है, इससे हमारी इतनी रेवेन्यू बढ़ रही है। इन टर्म ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कैन बी आइडेंटिफाइड, मतलब सेपरेटली आइडेंटिफाइड होना चाहिए, सेपरेट इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि भाई इससे हमारा इतना फ्लो हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि नॉन मॉनेटरी एसेट्स होना चाहिए। नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी एसेट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो सर यहाँ पे तो ये बिल्स रिसीवेबल नहीं है, यहाँ पे डेटर नहीं है जिसकी वैल्यू फिक्स है। ये क्या होती है, इसकी वैल्यू मतलब ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, आपकी उड़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये नॉन मॉनेटरी एसेट्स में आता है। रिलायबल कॉस्ट ऑफ द एसेट, जब इसकी कॉस्ट ही नहीं पता रहेगी तो आप इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो वो आइटम हमारा कहाँ जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। लेकिन अगर ये आइटम आपने बिजनेस एक्विजिशन में परचेज किया है तो वो हमारा कहाँ जाएगा सर,
वो हमारा सर जाएगा गुडविल में जुड़ा होगा। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जब आप नेट एसेट्स खरीदते हो, फेयर वैल्यू और पीसी देते हो, तो बचा हुआ सारा पार्ट आप क्या मान के चलते हो कि हम गुडविल दे रहे हैं। लेकिन उसी गुडविल में कई सारी चीजें असेट्स हो सकती है, और वो तभी होगी जब उसकी फेयर वैल्यू हमें पता होगी। क्योंकि सर वो तो हमसे जो एक्वायरी है वो तो कुछ भी मांगेगा कि हमारी इतनी फेयर वैल्यू है, इतनी फेयर वैल्यू है। लेकिन वो मतलब वो बुक्स में अपने कुछ भी लेके चलेगा, लेकिन जब तक कि उसकी मार्केट की फेयर वैल्यू हमें नहीं पता रहेगी, हम उसको आइडेंटिफाइड नहीं करेंगे। फिर मैंने एग्जांपल बताया जैसे लाइसेंस, साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज। साइंटिफिक मतलब जो ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हो, जैसे दुनिया गोल है, सीजन चेंज होते रहता है, ठीक है, और वो क्या होता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं। और टेक्निकल नॉलेज मतलब जैसे मैंने टेस्ला की कार बताया था कि उनका है, आईफोन का है, अपना फीचर है भाई, ये टेक्निकल नॉलेज है उन्होंने, ठीक है। लाइसेंस फॉर फिशिंग, लाइसेंस फॉर, मैंने वाइन शॉप भी बताया था। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेडमार्क जैसे नाइकी का हो गया, नाइकी का ऐसे होता है ना, ये आपका नाइकी का होता है, ठीक है। फिर ये एप्पल का आपका होता है। कॉपीराइट मैंने आपको बताया कि बुक्स का कॉपीराइट हो जाता है, ठीक है। कि बुक्स का मतलब कॉपीराइट आप ले सकते हो कि भाई इसको आप दोबारा पब्लिश ना हो बिना मेरी अनुमति के। पेटेंट ले लो जो कि दुनिया में नहीं है, ऐसी चीज़ें को आप पेटेंट लो, मतलब इनोवेटिव कोई आइडिया हो। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया। कस्टमर लिस्ट भी मैंने आपको बताया, कस्टमर लिस्ट बच्चों, इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखे थे, जैसे कस्टमर लिस्ट अगर आप इंटरनली जनरेटेड किए हो तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड। सेपरेट इकोनॉमिक बेनिफिट भी आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो इंटरनली है, इंटरनली आपने एक जनरेट कर लिया। लेकिन अगर यही कस्टमर लिस्ट आप बाहर से एक्वायर करोगे, कॉस्ट भी होगा और उसकी फ्लो भी हो आपको दिखेगी, तो भाई वहाँ पे आप एक्विजिशन करोगे, ठीक है। वेबसाइट और डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या बताया था, डोमेन नेम जैसे www.akgclasses.com हो गया। और वेबसाइट क्या हो गया, जब ये वेबसाइट ओपन हो जाती है तो उसमें जो सारी चीज़ें दिखती है कि आप ये लेक्चर खरीद सकते हो, ये लेक्चर देख सकते हो, ये लेक्चर परचेज कर सकते हो, तो वो जैसे सारे जो सारे हमारे वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाती है कि प्लेटफॉर्म यहाँ पे जो सारे चलती रहती है, ऐसा ऐसा देखोगे, ये लेक्चर, ये लेक्चर, ये लेक्चर, तो ये पूरी वेबसाइट हो गया। और जो डोमेन नेम हो गया, ये akgclasses.com हो गया। सर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट आपको मालूम ही है कि आप जो है किसी भी ब्रांड का आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, जैसे कि वो था ना, मैकडी का हो गया फ्रेंचाइजी। हाँ, और बहुत ज़्यादा वो खिलाता, क्या नाम है वो कॉफ़ी वाला, वो क्या कौन सी कॉफ़ी है यार वो, मुझे याद नहीं आ रहा है। छोड़ो, अच्छा जो भी है। तो इंपोर्ट कोटा होता है, मैंने आपको बताया था कि इतना इंपोर्ट आप कर सकते हो, उसके लिए आपको लाइसेंस मिलता है। मोशन पिक्चर फिल्म, वो ताश की गड्डी वाला मैंने एक एग्जांपल दिया था कि वो पिक्चर मोशन फिल्म में दिखाई जाती है म्यूजिक के साथ, ठीक है। उसमें वो आर्टिफिशियल मतलब आर्टिस्टिक कैरेक्टर होता है वो। फिर क्या क्या असर्ट्स यहाँ पे नहीं जाते, तो 216 116 ये सारे असर्ट्स थे जो यहाँ पे नहीं जाते, और भी थे, ठीक है। अब आप रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो, मैंने आपको बोला था कि बच्चों आप कैश में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। कैश में कैसे, परचेज प्राइस दो, इंपोर्ट ड्यूटी दो, कोई रिफंडेबल टैक्स अगर है तो वो नहीं जाएगा, नॉन रिफंडेबल टैक्स ही जाएगा। टेस्टिंग कॉस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आफ्टर टेक्निकल फेजिबिलिटी क्या होता है, टेस्टिंग होता है। टेक्निकल फेजिबिलिटी पे क्या होता है बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि टेक्निकल फेजिबिलिटी वो होता है सर कि अब लग रहा है कि आपकी जो आपने जो रिसर्च किया हुआ है, हाँ, वो मार्केट में आ सकती है, मतलब उस पे अब हम काम कर सकते हैं, हमारा रिसर्च कंप्लीट हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हो। टेक्निकल फेजिबिलिटी मतलब अब ये आपकी ये जो रिसर्च फेज है, मतलब आपका वो हो गया, हाँ इससे हमारा काम हो सकता है, मतलब ये तय हो गया कि भाई अब बस रिसोर्सेज आपको लगाने हैं, आप इसका सारा आउटपुट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो भी टेस्टिंग खर्च होता है वो भी जाएगा। और रिसर्च के सब बाद जितने भी डेवलपमेंट के फेज में खर्चे होते हैं वो सारे इंटेंजिबल एसेट्स में कैपिटलाइज होते हैं। सर ऐसा क्यों था, रिसर्च का पैसा क्यों नहीं जाता, क्योंकि बच्चों रिसर्च जरूरी नहीं है कि आपका फिजिबल हो ही, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बने ही। रिसर्च तो बहुत सारे होते हैं, रिसर्च फेल भी हो जाते हैं, तो आप सारे कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते, आपको उसको पीनल में लेके जाना पड़ेगा। कोई अगर ब्रोकरेज दिया हुआ, कमीशन दिया हुआ खरीदने में, तो वो भी जुड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। और कोई भी डायरेक्टली एक्सपेंडिचर आपने किया है एट्रीब्यूटेबल, उसको डायरेक्टली उसे रिलेट करता है तो वो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो भी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, इंटेंजिबल एसेट्स को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो आपके जाएंगे। हम्म, सॉरी। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, सर स्टाफ ट्रेनिंग कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देती है कि भाई हमारा इससे क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाएगी, हमारी इनफ्लो बढ़ जाएंगे, हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। तो सर आपका यहाँ पे भले आपने स्टाफ ट्रेनिंग पे कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी देखा, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल चाहे वो लीगल, यहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि स्टाफ कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, सर मैंने आपको पहले ही बताया कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कहाँ जाती है, सर पीएनएल में जाती है।
सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड सर, ये सब तो सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड ये तो पीनल में जाता है। स्टार्टअप कॉस्ट, आपको बिजनेस शुरू करने के लिए आपने क्या किया, बहुत सारा स्टार्टअप कॉस्ट किया, बहुत सारा इनॉग्रेशन किया, तो सर ये सारे नहीं जाएगा। ऑपरेटिंग लॉस, शुरू के कुछ सालों में आपका लॉस हुआ तो वो सर नहीं जाएगा। डिफर्ड कंसिडरेशन क्या होता है? डिफर्ड कंसिडरेशन सर, आपने किसी असेट्स को 2 सालों में आपने बोला कि पेमेंट दूंगा, 3 साल में दूंगा, मतलब 1 साल से ज्यादा में आपको पेमेंट जा रहा है, तो बचा मतलब जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी आप उतने पे असेट्स को रिकॉर्ड करोगे, बाकी इंटरेस्ट को आप क्या कर दोगे, पीएनएल में रिकॉर्ड करोगे। और मैंने आपको बताया था कि रेडी टू यूज होने के बाद कोई भी खर्च होगा तो वो कहाँ जाएगा सर आपका पीएनएल में जाएगा, क्योंकि रेडी टू यूज के बाद के खर्चे वैसे तो हम लोग इंडिया 16 में भी नहीं लेते। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में मैंने आपको क्या बताया बच्चों, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में मैंने आपको बताया सर कि सेम रूल अप्लाई होगा जो 40 और 16 में होता था, बस यहाँ पे कॉमर्शियल सब्सटेंस आपको देखना है कि कॉमर्शियल सब्सटेंस है, तभी हम इंटेंजिबल एसेट्स का एक्सचेंज मानेंगे। क्योंकि देखो एक्सचेंज में आप इंटेंजिबल एसेट्स अगर आप खरीद रहे हो तो उसका कुछ कॉमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। कॉमर्शियल सब्सटेंस किसको कहते हैं कि मतलब आपकी कुछ वैल्यू, आपकी प्रॉफिट ग्रो हो रही है, कॉस्ट कम हो रहा है, कैश फ्लो बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ आपका इकोनॉमिक फ्लो वो एक्विजिशन करने से होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। मतलब देखो रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट जो है कैश फ्लो का चेंज हो रहा है, और एंटिटी की कोई प्रॉफिट वगैरह चेंज हो रही है, और ये जो चेंजेस है वो मटेरियल है इन कंपैरिजन टू आपकी जो फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स एक्सचेंज आप कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप इंटेंजिबल असेट्स को परचेज करने के लिए आप अगर किसी असेट्स को, चाहे वो इंटेंजिबल असेट्स ही दे रहे हो चाहे वो टेंजिबल असेट्स दे रहे हो, लेकिन आपका जो आने से चेंजेस हो रहा है वो मटेरियल है, ठीक है सर। बिजनेस कॉम्बिनेशन एक्वायर इंटेंजिबल एसेट्स, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो तो उस कंपनी में कोई इंटेंजिबल एसेट्स है तो आप उसकी फेयर वैल्यू होगा तो ही रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करोगे। अदरवाइज वो सारी एसेट्स कहाँ चली जाएगी, गुडविल में ही चली जाएगी। सर आप ये क्या बोल रहे हैं, अरे बच्चों जैसे मान लो आपने 1 करोड़ रुपए दिया और 75 लाख की उसकी नेट एसेट्स है, तो 25 लाख रुपए आप गुडविल रिकॉर्ड करते हो। मैं कह रहा हूँ इस 25 लाख में और भी कुछ एसेट्स हो सकते हैं, तो अगर उनकी फेयर वैल्यू दी हुई होगी तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, गुडविल को कम कर दोगे। सर आप क्या करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बच्चों। 1 करोड़ रुपए आपने दिया, 75 लाख की आपकी टेंजिबल एसेट्स है, 75 लाख की आपकी नेट एसेट्स है, तो 25 लाख रुपए आपकी गुडविल हो गई। तो बाकी और भी उसमें गुडविल में भी, जैसे आपने टोटल तो गुडविल कह दिया कि गुडविल है, लेकिन उसमें कुछ और भी इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं। तो अगर उनके फेयर, जैसे इंटेंजिबल एसेट क्या, अगर उसने कहीं पेटेंट लिया हुआ है, कोई उसने वो लिया हुआ है, लीगल राइट लिया हुआ है, कॉपीराइट लिया हुआ है, तो इन सब चीजों का वो जाएगा उसमें, उसको हम लोग गुडविल के पार्ट को कम कर देंगे वहां से, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट, ठीक है, सेपरेटली रिकॉग्नाइज फॉर गुडविल इवन इफ एक्वायरी हैड, अगर वो रिकॉर्ड नहीं भी की हुई है, जैसे मैंने आपको इसका बेस्ट एग्जांपल बताया था कि अगर कंपनी एक्वायरी ने किसी कंपनी पे, मतलब किसी पे रिसर्च किया हुआ और उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी हो गई है, तो भले वो रिकॉर्ड नहीं किया हो लेकिन हम रिकॉर्ड करेंगे अगर हमारे वो इंटेंजिबल एसेट्स के रूल को क्वालिफाई करता है तो, ठीक है सर। फिर गवर्नमेंट ग्रांट वाला बताया था, गवर्नमेंट ग्रांट में मैंने बताया था कि कभी कभी क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स आपको फ्री में मिल जाता है या नॉमिनल अमाउंट में मिल जाता है। जैसे मैंने इसका इसका एक एग्जांपल अगर यहाँ पे आप कहना हो कि मतलब आपको 1 करोड़ की असेट जो है आपको 75 लाख रुपए में मिल गई और 25 लाख रुपए आपको कैश देना हुआ, ठीक है। मतलब वो फेयर वैल्यू उसकी असेट्स की 1 करोड़ है, 75 लाख आपकी गवर्नमेंट ग्रांट की फेयर वैल्यू है, तो आप एंट्री क्या करोगे, इंटेंजिबल एसेट्स डेबिट करोगे। कितना इंटेंजिबल एसेट्स कितने का है बताओ, कितने का है, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ रुपए है। और आपकी गवर्नमेंट ग्रांट कितनी है, गवर्नमेंट ग्रांट आपकी 75 लाख रुपए है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैश हो जाएगा 25 लाख रुपए। या आप मान लो पूरा ही आपको 1 करोड़ रुपए फ्री में मिल गया तो आप उस पर रिकॉर्ड कर लो, वही सिंपल चीज है। नॉमिनल वैल्यू मेथड, नॉमिनल वैल्यू अगर आपको नॉमिनल नाम मात्र वैल्यू पे 10 रुपए पे 20 रुपए पे, मतलब कितनी भी नॉमिनल वैल्यू पे, मतलब 1 करोड़ की है यार, 1 लाख में मिल गई तो उसके लिए तो वो नॉमिनल ही है ना। तो जो डायरेक्टली एक्विजिशन कॉस्ट है वो आप उसमें रिकॉर्ड करो बस, ठीक है, ये मैंने बताया था। इंटरनली जनरेटेड गुडविल को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये सेपरेटली आइडेंटिफाइड नहीं होता। हाँ, सेपरेटली इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, सेपरेट इसका इकोनॉमिक फ्लो नहीं देख सकते, क्योंकि ये तो आपने जैसे कस्टमर की लिस्ट है आपने तैयार कर ली है, तो आप इसका इकोनॉमिक फ्लो अलग से नहीं देख सकते, आपने ये खुद ही रिकॉर्ड किया, आप इसकी कॉस्ट अलग से नहीं देख सकते, कॉस्ट आपको पता ही नहीं है कैसे होगा। तो इसीलिए ये इट कैन नॉट बी नॉट आइडेंटिफिएबल, नॉट सेपरेबल, सर आइडेंटिफिएबल नहीं है, सेपरेबल भी नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है, कॉस्ट कॉस्ट तो है ही नहीं ना, क्योंकि हमने तो खुद ही बनाया, तो इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आया कि इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, सर ये कैसे होता है, तो सर ये होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में। रिसर्च का पैसा मैंने आपको बताया था कि बच्चों रिसर्च क्या होता है, सर्चिंग फॉर न्यू नॉलेज, यहाँ पे सर्च हो रहा है, यहाँ पे उसकी वो जरूरी नहीं है कि भाई वो हो ही जाएगा। जैसे आपके किसी प्रोडक्ट में मटेरियल ए लगता है, आप उसका मटेरियल ए के बजाय आप किसी किसी और मटेरियल बी की तलाश में हो, रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब कोई इनोवेटिव आइडिया आप ढूंढे जा रहे हो, तो रिसर्च का पैसा आपका पूरा पीरियड में जाता है। डेवलपमेंट फेज ऐसा होता है जहाँ टेक्निकल फेजिबिलिटी हो जाएगी कि हाँ भाई आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, आपका ये रेडी है, मतलब आपका रिसर्च सक्सेसफुल हो गया, ठीक है सर। तो इसके सारे खर्चे हमारे कहाँ जाते हैं,
कैपिटलाइज होते हैं, लेकिन इसके कारण से खर्चे हमारे पीनल में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल फिजिबिलिटी होता है, इंटेंशन टू कंप्लीट होता है, और आपके पास रिसोर्सेज भी होते हैं कि आप कंप्लीट कर लोगे, कॉस्ट कैन भी रिलायबली मेजर भी होता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है, और आप उसको यूज ही करोगे या तो सेल करोगे, दोनों में से कोई एक काम आप करोगे। ठीक है सर। क्या क्या कॉस्ट में जाएगा डेवलपमेंट फेज में? जो डायरेक्ट मटेरियल लगा रहे हो, जो इम्प्लॉय कॉस्ट जो आप डायरेक्टली इंटेंजिबल एसेट्स पे लगा रहे हो, मतलब अरे यार किसी आदमी को तो लगाओगे ना, किसी भी अपने साइंटिस्ट को लगाओगे ना इंटेंजिबल एसेट को डेवलपमेंट फेज में लाने के लिए, मतलब रिसर्च फेज से डेवलपमेंट फेज में जा रहा है तो कुछ तो इम्प्लॉय लगेंगे, तो वो जाएगा सर। और फीस टू रजिस्टर लेआउट राइट, अरे यार तुम उसका वो लोगे ना, क्या नाम है, पेटेंट राइट वाइट लोगे ना, तो उसको रजिस्टर करने में जो कंप्लायंस फीस लीगल फीस लगेंगे वो जाएगा। और किसी और इंटेंजिबल एसेट्स को किसी यूज कर रहे हो आप इसको जनरेट करने में, तो उसका जो अमोर्टाइजेशन होगा वो जाएगा। ओके सर। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पहले से आपने रिसर्च फेज में पैसा डाला है, मतलब ऐसा होता है ना कि किसी साल 2004, जैसे मैंने आपको बताया कि 2023-24 में आपने रिसर्च फेज में 50 लाख रुपए खर्च किया, फिर आपको 1 अप्रैल 2024 को अगले साल को क्या मिला कि पता चल गया कि भाई इसका टेक्निकल फेजिबिलिटी हो जाएगा, तो पहले के खर्च आप उसको ऐसा नहीं कि रिवर्स कर लोगे, वो तो एक बार पीएनएल में चला गया, रिसर्च फेज का पूरा पैसा पीएनएल में ही जाता है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है। अगर रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज को अलग नहीं किया जा सकता, तो इसको पूरा हम लोग मानेंगे रिसर्च फेज। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं माने तो सारे रिसर्च वाले खर्चे क्या हो जाएंगे, कैपिटलाइज होंगे, और सारे रिसर्च वाले खर्चे कैपिटलाइज होने से क्या होगा, जिसका टेक्निकल फिजिबिलिटी भी नहीं है और केवल रिसर्च फेज है, तो वो क्या होगा, ओवर स्टेटमेंट दिखेगा। अब बात समझ रहे हो? तो इसीलिए डिफरेंशिएट होना जरूरी है, अदरवाइज हम इसको कहाँ डालेंगे, पीएनएल में ही डालेंगे, अगर अलग नहीं कर पाते हो तो। ठीक है। अगर रिसर्च एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन डेट इन कैन नॉट बी, इट कैन बी रिकॉग्नाइज इंटेंजिबल एसेट फेयर, मतलब वो बोल रहा है कि भाई रिसर्च अगर बिजनेस एक्विजिशन में कर रहे हो, तो अगर उसकी फेयर वैल्यू पता है तो ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और तो सारे कंडीशन फुलफिल करने ही है। कॉस्ट मॉडल रिवोल्यूशन मॉडल सेम है जो हम लोगों ने पढ़ा है कहाँ, इंडिया 40 और इंडिया 16 में, इंडिया 16 में वही सेम रहेगा। अमोटाइजेशन पॉलिसी मैंने आपको बताया था कि इनडिफाइनाइट यूजफुल लाइफ का अमोटाइजेशन नहीं करते, इसका केवल इंपेयरमेंट टेस्ट करते हैं, और वो भी हर साल एनुअल। सर एनुअल तो करते हैं, इंडिकेशन पे भी करते हैं, हाँ इंडिकेशन पे तो करेंगे ही करेंगे और एनुअल पे भी करेंगे, लेकिन सर जो फाइनाइट यूजफुल लाइफ होता है इसका केवल हम लोग कब करते हैं, कब करते हैं, कब करते हैं, केवल और केवल इंडिकेशन पे करते हैं। ठीक है। और इसका अमोटाइजेशन करते हैं, तो इसमें मैंने वो बताया था कि सबसे पहला प्रेफरेंस होता है रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, मतलब उससे कितना आपको कैश फ्लो हो रहा है। लेकिन इसका मैंने कुछ एक्सेप्शन बताया था कि जो रेवेन्यू बेस्ड मेथड होता है, जैसे मान लो आपने कोई लाइसेंस लिया और आप उसका जो है रेवेन्यू बेस, मतलब 5 साल में आपको रेवेन्यू होगी, ठीक है, 5 साल तक आपको रेवेन्यू होगी उससे, तो ये बहुत हर जगह नहीं लगता। ठीक है। ये तब लगता है, जैसे मैंने आपको बताया इसका बेस्ट एग्जांपल कि माइनिंग में जैसे आप इतना टन निकाल सकते हो, या टोल राइट में कि आप इतनी रेवेन्यू कमा लो, उसके बाद आप नहीं रिकॉर्ड सकते, मतलब जहाँ डायरेक्ट रिलेशन होगा वहीं जाके हम लोग रिलेशन इसको मतलब इसको रिकॉर्ड करेंगे। नॉर्मली अमोर्टाइजेशन इज चार्ज टू पीनल, नॉर्मली तो जो डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन होता है वो तो पीनल में ही जाता है, लेकिन अगर आप क्या करोगे कि इस इंटेंजिबल एसेट्स को किसी दूसरे इंटेंजिबल एसेट्स को बनाने में खर्च कर रहे हो, या टेंजिबल एसेट्स को बनाने में खर्च कर रहे हो, तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है। रेवेन्यू पे जनरली नॉट अलाउड बिकॉज रेवेन्यू डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर, बहुत सारी चीज़ों पे होती है सर, कॉस्ट हो गया, क्वांटिटी हो गया सर, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी हो गया, मार्केट हो गया, ट्रेंड हो गया, इकोनॉमी हो गया, बहुत सारी चीज़ों से होती है, इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है। लेकिन लिमिटेड केस में होता है जहाँ असेट्स ही उसके रेवेन्यू के टर्म्स में है, जैसे जैसे क्या था, जैसे मैंने बताया ना टोल राइट वाला, आपको जो राइट मिला है वो रेवेन्यू से रिलेटेड है ही डायरेक्ट। ठीक है सर। जैसे टोल राइट हो गया, 100 लाख रेवेन्यू कर लिया आपने, छोड़ दो आप। माइनिंग राइट 2 बिलियन रेवेन्यू जनरेट कर लिया, छोड़ दो आप। ठीक है। चेंजेस इन मेथड ऑफ अमाउंटाइजेशन मैंने आपको बताया था कि जस्ट चेंजेस इन एस्टीमेट, इट इज नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। यूजफुल लाइफ, इसकी यूजफुल लाइफ सर, यूजफुल लाइफ हमने क्या बताया था कि हर साल आपको रिव्यू करनी है एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। सर ये किसकी बात हो रही है, ये फाइनाइट लाइफ की बात हो रही है, इनफाइनाइट लाइफ की बात नहीं हो रही है, क्योंकि फाइनाइट लाइफ का आपको लाइफ दिया रहेगा। ठीक है सर। क्या क्या चीजें जो हैं अफेक्ट करती हैं, और चेंजेस इन यूजफुल लाइफ ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होता है, क्योंकि ये टाइम एंड मतलब उस समय के फैक्टर सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होता है, इट्स नॉट अ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है। ओके सर। ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, जैसे उसको यूज कैसे करेंगे, ट्रेंड कितना है, ठीक है, मेंटेनेंस उसका हर बार कितना करवाते हैं, वो किसी असेस पे कितना डिपेंडेंट है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। फिर इसके बाद क्या था कि अगर कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट के केस में आपकी लाइफ कैसे डिसाइड होगी, तो मैंने इसमें आपको ये बताया था बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी इंटेंजिबल एसेट है, जैसे मान लो किसी एसेट्स का आपने मतलब कोई पेटेंट लिया और उस पेटेंट की लाइफ 50 साल है, लेकिन आपने उसको केवल 10 साल के लिए लिया है, 10 साल आप उसका यूज करोगे, पेटेंट आपने 10 साल लिया है, तो भाई उस एसेट्स की लाइफ भले 50 साल हो, लेकिन आप तो केवल 10 ही साल में उसको अमोटाइज करोगे, तो वहां 10 साल ले लो।
बस समझ रहे हो। अब जैसे मान लो कोई कोई एसेट्स ऐसे होता है कि वो इनफाइनाइट लाइफ होती है, इनफाइनाइट लाइफ होती है और आप भी उसको इनफाइनाइट लाइफ तक यूज करोगे। देखो बच्चों, इनफाइनाइट लाइफ है लेकिन आप उसको कितने सालों तक यूज करोगे, आपका इंटेंशन भी मायने रखता है। अगर आप ये बोला जा रहा है कि आप उसको इनफाइनाइट लाइफ तक यूज करोगे, तो भाई आप उसको चार्ज करो। कैसे कैसे आप उसको ट्रीट करोगे, इनफाइनाइट लाइफ, और इसका एमोटाइजेशन नहीं करोगे, इसका केवल क्या करोगे, इम्पेयरमेंट करोगे एनुअली। आप बात समझ रहे हो। तो यही पे ये बताया था कि सर यहाँ पे मेरे कहने का सिंपल सा टर्म था कि लाइफ से, उसके होल लाइफ से हमारी अमोर्टाइजेशन जो पीरियड होती है वो कम हो सकती है। देखो क्या लिखा है, यूजफुल लाइफ कैन नॉट एक्सीड, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। अरे सर उससे ज्यादा कैसे होगी, मतलब असेट्स की लाइफ से ज्यादा आप उसके यूजफुल लाइफ आप अमोर्टाइजेशन के लिए यूज करोगे, सर ऐसा नहीं। मतलब आप जो है उसकी लाइफ ही 10 साल है और आप उसको 15 साल तक अमोर्टाइज करोगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शॉर्टर हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। सर रिन्यूअल राइट कब लेंगे हम, रिन्यूअल पीरियड कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमें 5 साल के लिए मिला, हम आगे का 5 साल भी कब कवर करेंगे, जब रिन्यूअल कॉस्ट बहुत कम है, हमने सारे कंडीशन मेट कर लिए हैं और थर्ड पार्टी से भी हमारा कंसेंट आ गया। थर्ड पार्टी कौन है सर यहाँ पे, सर जैसे लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट आपको वहां से भी लाइसेंस आपसे मतलब देने के लिए रेडी है, कॉस्ट उसका नॉमिनल है और सारे कंडीशन आपने फुलफिल कर लिए, तो हम रिन्यूअल पीरियड भी कंसीडर करेंगे। लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम लोग रिन्यूअल पीरियड कंसीडर क्यों नहीं करते बच्चों, इसका मैंने आपको रीजन ये बताया था कि बच्चों किसी एक्वायरी ने एक्स वाई मतलब किसी एक्वायरी मतलब एक्वायरर तो मान लो मैं हूं और मैं किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं और उस कंपनी ने सरकार से लीगल राइट लिया हुआ है, तो वो तो उसने लिया हुआ है ना, वो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा मैं उस पीरियड का क्यों कंसीडर करूंगा। यहाँ पे तो सेम पर्सन नहीं है, वो अलग है मैं अलग हूँ, इसीलिए हम वहां पे कंसीडर नहीं करते। रेसिडुअल वैल्यू जनरली जीरो होता है क्योंकि एक बार गुडविल लॉस देन एवरीथिंग इज ऑल, लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शन भी होता है कि भाई किसी ने कमिट किया है मैं इतने में परचेस करूंगा ही करूंगा, और दूसरा एक्टिव मार्केट भी है, और तीसरा वो इंड में भी रहेगी। तो थर्ड पार्टी कमिटमेंट है, हाँ एक्टिव मार्केट है, मार्केट एग्जिस्ट रहेगी, ठीक है सर। इम्पेयरमेंट हर मतलब केवल और केवल इंडिकेशन में करेंगे फाइनाइट लाइफ का, ठीक है। सर सेसेशन कब होगा, जब हम उसको हेल्ड फॉर सेल कर दें, जब हम उसको हेल्ड फॉर सेल कर देंगे तो वो तो यूज में रहेगी नहीं, तो भैया ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है सर। ओके असर से जब हम असर्स को ही डीरेकनाइज करते हैं, बुक से हम लोग डीरेकनाइज कर दिए, ठीक है सर। इंटेंजिबल एसेट नॉट हेल्ड फॉर यूज देन ऑल्सो अमोटाइज, अमोटाइजेशन कंटिन्यू, भैया अगर वो यूज में नहीं है तो भी उसका अमोटाइजेशन तो करोगे ना, अमोटाइजेशन आप रोकोगे नहीं क्योंकि इनटेंजिबल एसेट्स का जो फाइनाइट लाइफ है उसकी अमोटाइजेशन करनी ही करनी है। इनडिफाइनाइट लाइफ है तो भैया केवल इम्पेयरमेंट होगा, अमोटाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। हर साल हमें चेक करना है क्या अभी भी ये इनफाइनाइट है, हमें हर साल इसको देखना है, ठीक है सर। हो गया। और फिर डिस्पोजल, डिस्पोजल के समय जो आपकी कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट होगी और जो आपकी सेलिंग प्राइस होगी, इसका जो डिफरेंस होगा वो आप पी में रिकॉर्ड करो। कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है ऑन, मतलब डिस्पोज कर दो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो देखो हमारा इंडिया 38 पूरा का पूरा रिवाइज हो गया, ठीक है। तो सिंपल था, बहुत बड़ा नहीं था और बहुत टफ नहीं था, तो मुझे जहां तक लगता है आप इसको रिवाइज कर लोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा शाइन नहीं कर रहा है यार आज। हम्म, पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आज कुछ ज्यादा ये शाइन कर रहा है। हम्म, चलो कोई बात नहीं। मेरा पर्पस ये था कि मुझे आज इंडियस ये 38 रिवाइज कराना था, तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग अपना जो बाकी के क्वेश्चन है वो फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। पानी पी लूं मैं, पी लीजिए सर, मैं कहाँ कुछ, थैंक यू। थोड़ा और देखते हैं कि बॉटल आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अभी तो दिख रही होगी, अभी अभी दिख रही है, अभी भी दिख रही है। अच्छा ये लग रहा है इसका कलर जो है थोड़ा सिमिलर नहीं है। नहीं सर बॉटल तो वही है जो पहले होती थी। सॉरी सर, ऐसे ही मेरी खुरापात चलती रहती है बच्चों। सब ठीक है।
आवाज आ रही है ना? हाँ चलो ठीक है सर, बिल्कुल हमें आवाज आ रही है, आप बस क्वेश्चन करा दीजिए सर। सर आप क्वेश्चन कराइए ना, मैं तो मजा आ जाऊंगा। आ जाओ, डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपको मुझे मालूम है आप जो कहना चाह रहे हो कि बीच में इलिस्ट्रेशन है सर, अरे वो सिंपल सिंपल है यार। आओ पहले तुम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। नहीं तुम खुद क्वेश्चन पे आओ ना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम सीधा क्वेश्चन पे आओ। देखो क्या लिखा है। आई एम सॉरी सर, लिखा है कि एक्स लिमिटेड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ पब्लिशिंग जर्नल्स। सर वो मैगजीन जर्नल्स वो पब्लिश करती होगी। दे एक्वायर 100% स्टेक इन वाई लिमिटेड, अ कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री, मतलब उसी की मिलती जुलती कंपनी होगी, कंपटीटर होगी, उसने उसको एक्वायर कर लिया 100%। ओके, मतलब कुछ एनसीआई नहीं। एक्स लिमिटेड पेस बी, एक्स लिमिटेड ने परचेस कंसिडरेशन ऑफ कितना, कितना दिया यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 करोड़ रुपए दिया हुआ है। ठीक है, एंड फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट रिक्वायर्ड इज 8 करोड़ 50 लाख। 10 करोड़ दिया, 8 करोड़ 50 लाख मिला, यानी गुडविल कितना। अरे भाई उसकी औकात 8 करोड़ 50 लाख, मतलब उसने असेट्स दिया है 8 करोड़ 50 लाख का, आप उसको दे रहे हो 10 करोड़, तो गुडविल कितना सर, 3 करोड़। 3 करोड़। सर यहाँ पे हमारी गुडविल कितना हो गई, 1 करोड़ 50 लाख रुपए की हमारी क्या हो गई, गुडविल हो गई सर, 1 करोड़ 50 लाख रुपए। ओके सर, फिर आगे क्या बोल रहा है। द पीसी इंक्लूड द पेमेंट फॉर द फॉलोइंग एज वेल, मतलब जो आपने पेमेंट किया हुआ है एक 10 करोड़ रुपए, इन इन चीजों के लिए पेमेंट किया हुआ है, जैसे 30 लाख फॉर ऑब्टेनिंग द स्किल्ड स्टाफ ऑफ वाई लिमिटेड, मतलब आप जो एक्स लिमिटेड है, आप वाई लिमिटेड के स्टाफ को एक्वायर कर रहे हो। अब इस गधे को ये बताओ कि ये ऐसा ना समझे कि ये इसकी धरोहर हो गई। ये स्टाफ इतने चतुर चालाक होते हैं, ये तुरंत कंपनी को लात मार के कहीं और चले जाएंगे जैसे ही इनको बेटर प्रपोजल मिला। तो बेटर इनको मिलेगा ऑप्शन यार, तो क्यों रुकेगा, बिल्कुल कोई भी स्टाफ नहीं रुकेगा। तो भाई ऐसा होता है तो सर क्या ये आपका इंटेंजिबल एसेट्स होता है सर, कतई नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है इनके पर। यहाँ पे कॉस्ट तो है। हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि आप ये स्किल्ड स्टाफ लेने से आपकी इकोनॉमिक फ्लो भी हो जाए, सेपरेटली आइडेंटिफाइड भी हो जाए, नॉन फिजिकल भी है, मतलब अरे मतलब नॉन, मतलब ये जो है इंटेंजिबल भी है, लेकिन मतलब ये खर्च तो आपका इंटेंजिबल है ना, आपने उसको ट्रेनिंग दी है, लेकिन भाई कंट्रोल नहीं है, तो ये नहीं जाएगा सर। ओके, फिर आगे क्या लिखा है। 50 लाख बाई वे ऑफ पेमेंट टूवर्ड नॉन कम्पिटेंट फी एज टू रेस्ट्रिक्ट वाई लिमिटेड टू कम्पीट इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। यहाँ पे उसने 50 लाख क्यों दिया है, 50 लाख इसलिए उसको एक्स्ट्रा दिया है कि भाई तुम इस बिजनेस में दोबारा दिखना नहीं। कितने साल तक, 5 साल तक। तो भाई मुझे एक बार बताओ, 5 साल तक आपकी रेवेन्यू आइडेंटिफाइड हो गई, कॉस्ट भी दिया हुआ है, कंट्रोल भी है, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल है ना, यहाँ पे आपने एक्वायर किया, नॉन कम्पिटेंट फीस है, लीगल टर्म्स यूज हुआ है भाई, कि यहाँ पे अपने नॉन कम्पिटेंट फीस का उसको पैसा 50 लाख रुपए दिया है, कि मतलब पूरा लीगल लीगल टर्म्स रेडी किया होगा ना कि भाई अब तुम एक्वायर नहीं कर सकते। तो सर इनटेंजिबल है, सेपरेटली आइडेंटिफाइड भी है, क्योंकि इसका इकोनॉमिक फ्लो अलग होगा, नॉन मॉनेटरी भी है। क्यों, क्योंकि 50 लाख जो आपने दिया है उससे आपको कितनी वैल्यू होगी वो फिक्स नहीं है, ऊपर भी बहुत हो सकती है, नीचे भी बहुत हो सकती है। तो सर ये असेट्स जो है हमारी इंटेंजिबल असेट्स में जाएगी। ठीक है सर। However, the above A and B are not forming part of the net assets acquired of the 8 करोड़ 50 लाख, मतलब ये बोल रहा है कि 8 करोड़ 50 लाख में हमारा ये नहीं है, हमें तो मालूम ही है कि 8 करोड़ 50 लाख में नहीं है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने ये 10 करोड़ रुपए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 करोड़ दिया है, इसमें 8 करोड़ 50 लाख तो आपका टेंजिबल एसेट्स हो गया, मतलब ये नेट एसेट्स हो गया भाई, ये आपका नेट एसेट्स हो गया। कितना है, 50, तो बचा कितना आपका, 1 करोड़ 50 लाख बचा है। 1 करोड़ 50 लाख जो आपको बचा है, जो आपको लग रहा है कि ये टोटल गुडविल का था, इसमें से हमारा 50 लाख जो है, 50 लाख आपका क्या है, नॉन कम्पिटेंट फीस है। 50 लाख आपका नॉन कम्पिटेंट फीस हो जाएगा। तो बाकी 1 करोड़ रुपए आपका क्या हो जाएगा, गुडविल का हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं, बस यही यहाँ पे किया हुआ है, देख लो देख लो देख लो। गुडविल जो होगा 1 करोड़ रुपए होगा, और 50 लाख इंटेंजिबल असेट्स होगा, किस लिए आपका, नॉन कम्पिटेंट फीस की तरह आपका मीट होगा। ठीक है, 30 लाख जो है डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि आपको आप क्या है भैया, उसका कंट्रोल नहीं है, तो 30 लाख क्या करोगे, ये पीएनएल में जाएगा, सीधा सा सीधा पार्ट है भाई। जो आपका इंटेंजिबल एसेट्स नहीं हुआ वो तो पीएनएल में जाएगा, जो हमारे नहीं हुआ वो हम उसको खर्च कर देंगे।
समझ रहे हो कि नहीं? सिंपल था ना? कुछ ऐसा टफ तो नहीं था आपके लिए? अरे सर, ये सब क्वेश्चन हम लोग को टफ लगने लग जाए, अच्छा। ओहो, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हम्म, सर अब ऐसा जो है ईगो पे नहीं लेने का। हम लोग तो ऐसे ही बोल रहे थे, नहीं नहीं, अब तुम लोगों ने बोला है तो अब आओ। यार ये कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या बताया जाए अभी, क्या गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ है दया, पता नहीं। इसका कुछ मुझे सेट करना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है ऐसा। चलो कोई बात नहीं, एक बार चार्जिंग देख लेते हैं। चार्जिंग है ना अपनी? हाँ तो चार्जिंग तो है। ओके सर, आ जाते हैं सर। सर दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा है। सर एक्स लिमिटेड परचेज अ फ्रेंचाइजी फ्रॉम अ रेस्टोरेंट चेन एट अ कॉस्ट ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ ही है ना? हाँ। उसने फ्रेंचाइजी खरीदी है, तो क्या ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है? सर बिल्कुल होता है। फ्रेंचाइजी राइट आपने खरीदा हुआ है कि आप उसके एसेट्स को बेचोगे अपने यूनिट पे, तो आपने खरीदा है। फ्रेंचाइजी हैज अ 10 ईयर ऑफ लाइफ, 10 साल के लिए। इन एडिशन franchisee agreement mention that franchisee would also pay the franchisee royalty as a percent कौन देगा? फ्रेंचाइजी वुड ऑल्सो पे द फ्रेंचाइजी रॉयल्टी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स में। वो बोल रहा है कि भाई फ्रेंचाइजी तो ले रहे हो, लेकिन हमें हर साल कुछ तुम्हारी सेल्स का क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? परसेंटेज भी चाहिए। तो भाई तुम ये बताओ, तो पहले ये क्या आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है? सर इंटेंजिबल एसेट्स के लिए क्या होना चाहिए? सर सबसे पहले वो इंटेंजिबल होना चाहिए। सर वो दिखना नहीं चाहिए। सर वो इंटेंजिबल, तो क्या ये इंटेंजिबल है? हाँ सर बिल्कुल है। सर आपका कंट्रोल होना चाहिए, तो क्या कंट्रोल रहेगा? अरे सर यहाँ पे लीगल टर्म यूज हुआ है, अब आप ये क्या कर रहे हो? आप ये फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट करा रहे हो, तो सर कॉन्ट्रेक्चुअल तो है ना, तो सर कंट्रोल भी होगा। फिर उसके बाद क्या ये सेपरेटली आइडेंटिफाइड है? अरे तुम मुझे ये बताओ, इसका इकोनॉमिक फ्लो सीधा अलग है, क्योंकि आप ले रहे हो तभी तो जाके आप उसका सेल वेल आप करोगे, अदरवाइज करोगे नहीं। उसी के ऊपर तो सारा डिपेंडेंट है। ओके सर, सेपरेटेबल भी है। सर कॉस्ट कैन बी रिलायबल मेजर है? हाँ सर है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है? हाँ सर है। सर नॉन मॉनेटरी है? नॉन मॉनेटरी है? सर बिल्कुल है, क्योंकि हमारा फिक्स थोड़ी है कि इतना ही पैसा बस हमें रेवेन्यू कमाना है। ओके सर तो है। तो सर 1 करोड़ रुपया हमारा इंटेंजिबल असेट्स है, लेकिन ये जो आप रॉयल्टी दे रहे हो ये क्या है? क्या ये इंटेंजिबल असेट्स है? अरे सर क्या बात कर रहे हो, रॉयल्टी तो हम दे रहे हैं ना। जब हम देंगे तो वो हमारे लिए इंटेंजिबल असेट्स क्यों होगी? सर लेते तो क्या इंटेंजिबल, अबे लेते, जो लेता है तो वो तो उसके लिए इनकम होती है, वो तो एक बार असेट्स क्रिएट करता है फिर उसकी रॉयल्टी लेता रहता है। तो सर ये आप जो रॉयल्टी दे रहे हो ये सीधा आप कहाँ लेके जाओगे? पीएनएल में लेके जाओगे। बस यही कह रहा था वो, और कुछ नहीं कह रहा था। देखो क्या लिख रहा है। फ्रेंचाइजी राइट विद द डेफिनेशन ऑफ क्राइटेरिया इंटेंजिबल असेट्स, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर है, सेपरेटली एक्वायर है, ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, कंट्रोल है, ठीक है। एक्स लिमिटेड टू रिकॉग्नाइज द फ्रेंचाइजी राइट्स एज इंटेंजिबल एसेट और अमोर्टाइज इट्स ओवर 10 ईयर, क्योंकि 10 साल ही उसकी लाइफ है। फिर उसके बाद रॉयल्टी जो आप दे रहे हो वो केवल कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा। बस यहाँ पे ये चीज आपका ध्यान में रखना है कि रॉयल्टी को भी बता दो कि भाई वो क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि फ्रेंचाइजी राइट ट्रीटेड एज इंटेंशन, अच्छा केवल फ्रेंचाइजी राइट पूछा था, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा ज्ञान आप दे दोगे तो क्या चला जाएगा, उसका भला हो जाएगा कि लड़के को इतना पता है। ओके सर। सर सर ये मस्त क्वेश्चन है। सर ये मस्त क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। पढ़ो 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 पढ़ो, इसको पढ़ो। देखो क्या लिखा है। देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? अरे सर आप बार बार उसी के पीछे पड़े रहते हैं, अरे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ यार। दोबारा वीडियो तुम लोग को देखो, अभी बहुत ज्यादा लग रहा है। अभी लग रहा है ना? पता नहीं यार ये क्या दिक्कत है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये शायद ये इस कलर की वजह से हो रहा है, कि इसको अगर मैं ऐसे, क्या सर, पता नहीं मुझे कुछ इसके कलर में, मतलब कलर चेंजेस हो रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। मतलब फेस टोन मेरा जो चेंज हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए सर, आइए आप क्वेश्चन करा दीजिए। एन एंटिटी रेगुलरली प्लेस एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग इट्स प्रोडक्ट, मतलब
हर एक कोई कंपनी है वो हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट देती है न्यूज़पेपर में। अरे जैसे न्यूज़पेपर में आता है ना कि कुकर खरीद लो, हमारे यहाँ के फेशियल करवा लो, हाँ पेंटिंग डेंटिंग करवा लो। ठीक है। एंड इंक्लूड अ रिप्लाई स्लिप दैट इन्फॉर्म इंडिविजुअल reply to the advertisements that the entity may pass on the individual detail to other seller of similar product। अच्छा, वो क्या करता है, वो उसमें एक रिप्लाई स्लिप डाल देता है कि भाई आप उसको भरिए। includes a reply slip that inform individuals replying to the advertisement that the entity pass on the individual detail to other seller of the similar product until the individual ticks a box in the advertisement। oh my god, मतलब वो क्या कर रहा है कि वो कस्टमर का डिटेल ले रहा है, जिसमें उसमें सारे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, मतलब किसमें आपका इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें वो एक्वायर कर रहा है। तो कस्टमर लिस्ट वो बना रहा है अपना, ठीक है? मतलब वो एडवर्टाइज़मेंट करके। तो देखो एडवर्टाइज़मेंट जो कर रहा है वो तो सर हमारा सीधा पी&एल का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है। ठीक है, लेकिन आप एक बात बुझाओ मुझे, ये जो इसके बदले में वो कस्टमर लिस्ट बता मतलब वो क्या वो दिखा रहा है, क्या वो आपका इंटेंजिबल एसेट्स है? मतलब जो आप बना रहे हो क्या इंटेंजिबल एसेट्स है? सर आप मुझे बताओ। अभी रुक जाओ, अभी देखो आगे क्या बोल रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द एंटिटी हैज असेंबल अ लिस्ट ऑफ कस्टमर नेम एंड एड्रेस। उसने ऐसा करके कस्टमर का नेम एंड एड्रेस जुटा लिया। द लिस्ट इज प्रोवाइडेड टू अदर एंटिटी फॉर अ फीस। जो इसने लिस्ट ये बनाई, अब वो क्या कर रहा है, किसी को फीस पे दे रहा है। तो यहाँ पे इसका सेपरेटली सेपरेट क्या हो रहा है, यहाँ पे सेपरेट आइडेंटिफिएबल है, क्योंकि इसका इकोनॉमिक फ्लो आपको दिख रहा है, मतलब आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। और कॉस्ट कॉस्ट तो आपने जो यहाँ पे क्या किया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट का किया हुआ है, तो आप उससे कंसीडर कर रहे होगे। अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ। द एंटिटी वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज एन एसेट इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू बी डिराइव फ्रॉम द लिस्ट। तो क्या यहाँ पे जाएगा, बताओ मुझे। सर जो कॉस्ट आपने खर्च किया था वो आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च किया था, उस कस्टमर लिस्ट के लिए, वो आप कस्टमर रिप्लाई जो दे रहे हैं उसके लिए नहीं खर्च किया था। तो यहाँ पे कॉस्ट नहीं रिलायबली मेजर है। आप उसको बेच रहे हो, ठीक है, आपको उससे फायदा हो रहा है, ठीक है, वो दिखेगा नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो, कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजर। ठीक है, देखो क्या लिखा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द एंटिटी may not recognize the asset because the cost of generating the customer list internally cannot be distinguished from the cost of developing the business as a whole। मतलब जो आप उसको डेवलप करने का कॉस्ट है, आप उसको अलग नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने वो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया था मेरे भाई। तो उसका कोई कॉस्ट नहीं है, वो अलग नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप इसको डेफिनेशन में नहीं कर सकते। ओके सर, आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है सर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स लिमिटेड इज डेवलपिंग ए न्यू सॉफ्टवेयर फॉर द टेलीकॉम इंडस्ट्री। टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर बन रहा है। इट एम्प्लॉयज 100 एम्प्लॉयज इंजीनियर ट्रेंड इन दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन हु आर engaged in the development of that software। oh my god, मतलब वो वेल ट्रेंड इंजीनियर ले रहा है। ठीक है, इंजीनियर की हालत तो आपको मालूम ही है कैसी है, लेकिन जो है ऐसा नहीं, सारे इंजीनियर्स को मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, 100 इंजीनियर इसने बहुत ट्रेंड रखे हुए हैं, और जिससे उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में हेल्प होगा। एक्स लिमिटेड फील्ड एट, यहाँ पे डेवलपमेंट शब्द बोल दिया, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ठीक है, डेवलपमेंट शब्द बोल दिया है तो वो कंफ्यूज मत होना। फिर आगे क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड फील दैट इट हैज एन एक्सीलेंट एचआर पॉलिसी एंड डज नॉट एक्सपेक्ट एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉय टू लीव इन नियर फ्यूचर। अब एक बात बताओ, ये सोच रहा है कि ये क्या है, ये गंगा मैया है, इसको कोई छोड़ के नहीं जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है, एम्प्लॉय किसी का सगा नहीं है, वो आज नहीं कल आपको छोड़ ही देगा। इट वांट टू रिकॉग्नाइज दिस सेट ऑफ इंजीनियर एज अ ह्यूमन रिसोर्स असेट्स इन द फॉर्म ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। ओ माय गॉड, वो अपने एम्प्लॉय सोर्स को, वो ह्यूमन रिसोर्स एसेट्स को इनटेंजिबल एसेट्स की तरह रिकॉर्ड करना चाह रहा है। मैं तो यहाँ ये सोच रहा था कि ये जो इंजीनियर की सैलरी दे रहा है, जो वो खर्च अगर डेवलपमेंट फेज में यूज करता तो वो उस असेट्स की कॉस्ट में जुड़ जाता, क्योंकि हम लोगों ने सीखा हुआ है डेवलपमेंट फेज में क्या किया जाता है। अरे सर, इसमें मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मटेरियल हो गया, और कोई सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, मतलब जो भी इंजीनियर, जो भी आपके साइंटिस्ट उस पे काम कर रहे हैं, वो तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर ये ऐसा बोलता तो हम बोलते कि हाँ डेवलपमेंट फेज वाले जो कॉस्ट है उसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि भाई ये ह्यूमन रिसोर्स की उसको असेट्स बनाएगा इंटेंजिबल असेट की तरह। तो सर ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि सॉरी आपका कोई भी कंट्रोल इस पे नहीं होता।
ठीक है, मेयरली हैविंग गुड एचआर पॉलिसी वुड नॉट मेक देम मैनेजेबल। मतलब आपकी बहुत अच्छी पॉलिसी है, आप कस्टमर को कुछ अपने मतलब अपने एम्प्लॉय को कुछ नहीं बोलते हो, आप उनसे 3 दिन काम कराते हो, 3 दिन छुट्टी दे देते हो, 4 दिन, तो भाई सगा नहीं है भाई, वो छोड़ के चला जाएगा। सॉरी। फिर क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड एक्वायर टेलीकॉम लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसने गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस खरीदा हुआ है टू ऑपरेट मोबाइल टेलीफोनी इन 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया, 2 स्टेट में चलाने के लिए। रिकमेंड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू बी कैपिटलाइज एज इंटेंजिबल एसेट्स। अरे भाई, अब एक बात बताओ कि उसमें बोला है कि कॉस्ट बताइए। अरे भाई, जो डायरेक्टली एक्विजिशन कॉस्ट होगा वही तुम्हारी कॉस्ट होगी, और क्या होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टेलीकॉम कंपनी एज इंटेंजिबल एसेट अंडर हेड लाइसेंस, कॉस्ट इज असर्टेनेबल, इट विल लीड टू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या बोल रहा है यार ये। मतलब वो बोला वही कि देखो, यहाँ बोला है ना कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा वही हमारा कॉस्ट होगा। आप उसको इंटेंजिबल एसेट में जोड़ो, जो डायरेक्टली एक्विजिशन कॉस्ट होगा वही आप उसमें जाएगा, और कौन सा जोड़ोगे। हाँ, कोई कहीं और घर का खर्चा थोड़ी जोड़ दोगे आप उसमें, अपने बच्चे की ट्यूशन फीस दे रहे हो वो थोड़ी जोड़ दोगे आप उसमें। सर क्या आप भी। एक्स लिमिटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स कम ऑन। एक्स लिमिटेड परचेज स्टैंडर्डाइज फाइनेंस सॉफ्टवेयर एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 30 लाख। अच्छा, उसे कोई सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है, फाइनेंस सॉफ्टवेयर है 30 लाख का, एंड पेड 50,000 टूवर्ड परचेज टैक्स विच इज नॉन रिफंडेबल। अच्छा, मतलब 50,000, तो भाई नॉन रिफंडेबल है, वो तो कॉस्ट में जुड़ेगा, ठीक है। इन एडिशन टू दिस एंटिटी वाज ग्रांटेड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द इनिशियल लिस्ट प्राइस। मतलब वो बोल रहा है कि इसका आपको 5% ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सर 5% कितना हो जाएगा, 10%, 3 लाख, 1,50,000। तो सर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, ट्रेड डिस्काउंट तो सर माइनस ही होता है। एक्स 7 लाख टूवर्ड कस्टमाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। इंटेंडेड यूज मतलब क्या हुआ कि भाई वो रेडी टू यूज करने के लिए इसे, रेडी टू यूज करने के लिए इसे 7 लाख रुपए खर्च करने ही पड़े, तो क्या ये सर कॉस्ट में जाएगा। सर ये कॉस्ट में बिल्कुल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको रेडी टू यूज करने के लिए ये जरूरी है। अच्छा, फिर आगे क्या बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड आल्सो परचेज 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर कंपनी ऑफ ₹2 लाख। वो बोल रहा है कि आगे के सालों में हमारे साथ भैया जुड़े रहना और मुझे इसकी मेंटेनेंस करा के देते रहना। अरे भाई, रेडी टू यूज हो जाएगा ना, आगे के मेंटेनेंस कॉस्ट तो हमारे वो उसके, ऐसा नहीं है ना कि वो उसकी रेडी टू यूज नहीं हो पाएगा, तो वो तो आगे के सालों के लिए है, पर ईयर, पर ईयर है ना। हाँ, 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मतलब 2 लाख का वो 5 ईयर मेंटेन 5 साल तक करोगे, तो भाई वो उसके कॉस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि वो आगे के लिए है। तो ये कहाँ जाएगा सर, ये हमारा सीधा चला जाएगा पीएनएल में। तो सर हमारा क्या जाएगा, 30 लाख में से 5%, ये 1.5 लाख ये माइनस कर लेंगे, 1,50,000, 50,000 परचेज टैक्स ये भी जाएगा, 7 लाख ये भी जाएगा, तो आओ जाओ देख लो, 50,000 ये भी जाएगा, 7 लाख ये भी जाएगा, तो सर ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई सर 2 लाख रुपए। ये जो है तो ये सर आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। मतलब आप जो ये खर्च कर रहे हो 2 लाख रुपए, 5 साल के लिए खर्च करो, तो ये आपने प्रीपेड दे दिया, अब हर साल इसमें 5 साल में राइट ऑफ करिए। वही बोल रहा है बस वो, और क्या ही बोलेगा यार, उसकी हिम्मत है क्या कुछ भी बोल देने की। अगला क्वेश्चन। सर आप रुकेंगे नहीं क्या, नहीं मैं नहीं रुकूंगा। मैं आज जो है तुम्हारे सारे इंटेंजिबल एसेट्स 38 खत्म करके मैं नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में आपसे मिलूंगा। ओके सर, आज आप खत्म कर दीजिए सर, मैं भी यही चाह रहा हूँ। अभी यही चाह रहे हो, ओ ले ले। देखो देखो देखो, अभी भी लग रही है ना ब्राइटर। अरे आपको तो लग ही रही होगी, अब मुझे लग रही है अब ये ब्राइटर। देखो ऐसे नीचे आ रहा हूँ ना, यार ये सामने की लाइट से कुछ है यार, मतलब ऐसा पता नहीं यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या मैटर है, व्हाट इज द मैटर बिहाइंड इट। सर आप तो रीजन ढूंढ, आज तो ढूंढ ही लूंगा ना मैं, कल ये समस्या नहीं रहेगी मेरे पास। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सर, सर क्या लिखा है, सर लिखा है एक्स लिमिटेड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन परचेज द नेट एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 4 लाख। पीसी दिया हुआ है, 4 लाख रुपए आपने उसको दिया हुआ है, ठीक है। असेट्स एंड लायबिलिटी पोजीशन ऑफ वाई लिमिटेड जस्ट बिफोर द एक्विजिशन डेट इज फॉलो। अच्छा, एसेट्स एंड लायबिलिटी दिया हुआ है, मतलब जो 4 लाख रुपए दिया है वो किस किस चीज के लिए। पीपी आपको 1 लाख का मिला है, इंटेंजिबल एसेट आपको 20,000, इंटेंजिबल एसेट्स 50,000, कैश एंड बैंक 1,30,000, ठीक है। लेकिन ये तो कैरिंग अमाउंट होगा ना, फेयर वैल्यू, हाँ, ट्रेड पेबल 50,000, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ पीपी, इंटेंजिबल एसेस 2, 1,30,000, 70,000। मतलब इसका जो है सबका फेयर वैल्यू दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 1.5 लाख, इसका दिया हुआ है 30,000,
इसका दिया हुआ है 70,000। ओके 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 ओके। सर इसका नहीं दिया हुआ है। अच्छा इतना मारूंगा ना मैं, क्या मैं नहीं, अरे तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्यों मारूंगा यार। ठीक है सर, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, ये तो कैश है ना, इस पे गांधी जी छपे होंगे ना बच्चों, तो ये तो जितना 31 है वो 31 ही होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो 150 हो जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा सर, ठीक है सर, आप तो एकदम जैसे ऐसे बोलते हो कि मैं क्या बोलूँ, इसको मैं जोड़ लूँ क्या ऐसे ही। अच्छा इसकी फेयर वैल्यू हम और निकालनी है, ठीक है सर। तो सर ये कैसे हो जाएगा, 1,50,000 और फिर ये इतना कठिन कैलकुलेशन है, मैं 2,50,000 फिर 2,50,000 3,80,000 हो गया सर। कैसे कैसे तो मैं जोड़ा हूँ एकदम, पूछो नहीं यार। 3,80,000 रुपए, बस ये सही हो। ठीक है। और सर इसकी तो वैल्यू नहीं दी हुई है, अरे नहीं दी हुई है तो 50,000 आपकी लाइबिलिटी ही है, तो वो आप माइनस कर लो सर 50,000। तो सर आपकी बची कितनी, सर आपकी बची नेट एसेस आपकी आ गई 3,30,000। आपने उसको दिया कितना है सर, कितना दिया है, कितना दिया है सर, सर आपने दिया है 4 लाख रुपए। तो आपकी गुडविल कितनी की आ गई सर, गुडविल आपकी आ गई 70,000 की, आपकी गुडविल आ गई। अरे नेट एसेट आपको मिले 3,30, आपने परचेज आपने पीसी दिया है 4 लाख, तो आपकी 70,000 रुपए की गुडविल आ गई। देखो सर 70,000 रुपए की गुडविल। ठीक है, इसमें कैसे क्या लिख रहा था, रिकमेंड हाउ वुड अकाउंट नेट एसेट रिक्वायर्ड फ्रॉम, मतलब कैसे अकाउंट करेगा, तो बस सिंपल है भाई, गुडविल 70,000 रुपए, एक 50 30 70 एक 30 50,000 पेपर। तुम खुद देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अभी यहाँ तक जो है आपका स्टडी मैट का जो 7 क्वेश्चन कवर हुए हैं प्रैक्टिकल वो थे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू हुए हैं, देखो नंबर 1 से यहाँ पे शुरू है, लेकिन आपके बुक्स में मुझे जहाँ तक लगता है आपके पास अगर बुक्स आ गई हैं तो ये 8 नंबर से शुरू होगा। ये 1 नंबर यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से सारे एडिशनल क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो वो ये सारे वो क्वेश्चन है। ठीक है, सब कराऊंगा, सब कुछ भी नहीं छूटेगा बच्चों, जब मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, ये टाइपिंग वाले लोग ना कुछ भी कर देते हैं। ये सारा सारा क्वेश्चन अभी करूंगा मैं, अभी 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 मैं छोड़ूंगा नहीं आज, मैं आपको आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये जितने क्वेश्चन है, अरे यार साहब हो जाएगा, इतना क्यों लोड ले रहे हो, बहुत इजी है। पानी वानी पी लूं मैं, सर पी लीजिए। ओके, पी लेता हूँ। ये क्वेश्चन आप करोगे क्या, हम्म, पढ़ोगे, गाना वाना बजाऊं तब तक मैं, हम्म, गाना बजाऊं एक आध, जैसा बोलो। आ जाओ एक आध गाना वाना बजाते हैं, गाना वाना बजाएंगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। गाना सुनना है आपको, क्या हो गया इसको, नजर लग गई क्या, व्हाट जस्ट हैपन। कौन सा गाना सुनेंगे आप, हम्म, हाँ ये गाना। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। नाथ
रात को चोरी चोरी बंदी कहने आया, चोरी चुपके सबसे छुपके गोकुल धाम को धाया। अपने ही घर चोरी करके माखन तूने खाया, हो और फिर चोरी करना सारे ग्वालों को सिखलाया। अरे हो जमुना के तट पे सखियों के तूने चीर चुराए, हीट अनाड़ी छलिया झूठा प्रेम की गाली खाए। सखियों ने तेरी सखियों ने नाम तेरे क्या क्या धरे, चोरी करे और बरजोरी करे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। अरे हो नाग कालिया को मत डाला, हन पे किया तूने नर्तन, ब्रिज की बस। तो देखो ये मैंने कर भी दिया। आप लोगों ने ये पढ़ा क्वेश्चन? आवाज आ रहा है ना आपको? हाँ, आवाज आ रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर, हमें आवाज आ रहा है, ठीक है, आनी ही चाहिए। ये क्वेश्चन को आपने जब पढ़ा तो ये क्वेश्चन पढ़ा गया होगा। हाँ हाँ, पढ़ा गया होगा। तो ये जब आपने सॉल्व किया तो ये सॉल्व हो गया होगा। हम्म, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजन हुआ क्या, थोड़ा सा, कि सर आपने यहाँ गुडविल क्यों नहीं निकाला? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि नहीं, मुझे ये बताओ। देखो यहाँ क्या बोला हुआ है, मैं सब रफ कर देता हूँ। मैं ये सब रफ कर दे रहा हूँ। देखो ये बोला एक्स लिमिटेड एक्वायर वाई लिमिटेड ऑन 30 अप्रैल 2001। इसने इसको एक्वायर किया है, मतलब खरीदा है वाई को। द पीसी इज 50 लाख, मतलब इसने 50 लाख रुपए दिया। और फेयर वैल्यू ऑफ द टेंजिबल एसेट्स, देखो यहीं पे सारा खेल है कि ये टेंजिबल एसेट्स की फेयर वैल्यू 45 लाख रुपए, ये नेट एसेट्स नहीं बोल रहा है। सर नेट एसेट्स नहीं बोल रहा है, इसका मतलब टेंजिबल एसेट्स बोल रहा है, तो मतलब हो सकता है कि अभी इनटेंजिबल एसेट्स भी इसको कुछ मिला होगा। ओके, द कंपनी एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट 10 लाख। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्वायरी मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन में है तो उसकी फेयर वैल्यू है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, फेयर वैल्यू नहीं है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि कंपनी रिसर्च पे बहुत ज़्यादा खर्च अगर की हुई है ऑलरेडी, अगर उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी है तभी उसकी फेयर वैल्यू होगी, और फेयर वैल्यू है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपकी टेंजिबल एसेट्स कितने की है? आपकी टेंजिबल एसेट्स आपको मिली है 45 लाख। इनटेंजिबल एसेट्स आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कि क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको कितना मिला है 10 लाख। तो ये तो ऐसे ही 55 लाख रुपया हो गया है, और आपने दिया कितना है 50 लाख। तो क्या गुडविल है यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो कैपिटल लीजर वाली बात आ रही है। तो सर इसलिए यहाँ पे हम गुडविल नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है कि नो अदर इंटेंजिबल एसेट इज एक्वायर्ड बाय एक्स लिमिटेड, और कोई इंटेंजिबल एसेट्स हमने नहीं एक्वायर किया है इन द ट्रांजेक्शन। फर्दर कॉस्ट इनकर बाय एक्स लिमिटेड इन रिलेशन टू दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मतलब अब जो आपने 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 ये जो 10 लाख रुपए वाला एक्वायर किया है, अब इस पे और आपने क्या खर्च किया? 5 लाख और रिसर्च पे आपने खर्चा किया। तो भैया रिसर्च पे खर्च कर रहे हो, यहाँ पे टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं है। सर क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे तो बोल दिया कि उसकी जो है फेयर वैल्यू है। अरे भाई ये 10 लाख रुपए आपने जो रिकॉर्ड किया ये उसकी फेयर वैल्यू है जो उसने रिसर्च की हुई थी, लेकिन आप उस पर और रिसर्च कर रहे हो, उसके बाद का प्रोसेस नहीं है ये रिसर्च, मतलब आप उसमें और रिसर्च कर रहे हो। तो सर ये तो पीनल में जाएगा। सर
2 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो टू एस्टेब्लिश टेक्निकल फिजिबिलिटी। सर टेक्निकल फिजिबिलिटी तक के सारे खर्चे सर आपके पीनल में जाते हैं, क्योंकि वो रिसर्च का ही माना जाता है, तो सर ये भी पीनल में जाएगा। तो सर आप जो है 7 लाख रुपए आगे खर्च कर रहे हो फॉर फर्दर डेवलपमेंट कॉस्ट आफ्टर टेक्निकल फिजिबिलिटी इज स्टेबलाइज्ड। मतलब अब टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टैब्लिश्ड हो गया, अब उसके बाद मतलब अब जो है आपको लग गया कि हाँ हमारी रिसर्च सक्सेसफुल हो गई, तो सर ये खर्च आप इसमें जोड़ सकते हो इंटेंजिबल एसेट्स में। मतलब आपकी ये जो 10 लाख रुपए है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जाएगा, और ये जो आपका 7 लाख रुपए है ये आपका जाएगा, यानी टोटल आपका कितना हो गया, 17 लाख रुपए आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट में मतलब इंटेंजिबल एसेट्स की तरह रिकॉर्ड होगा। देखो मेरी बात यहाँ पे समझो, ये रिसर्च प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये इसकी फेयर वैल्यू दी हुई है, तो इंटेंजिबल एसेट्स की अगर फेयर वैल्यू दी हुई है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। फिर आप उसमें और आपने रिसर्च किया तो भाई ये आप रिसर्च का एक्सपेंस, देखो रिसर्च का एक्सपेंस आप पीनल में, क्योंकि टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद के खर्च ही आपके कैपिटलाइज होते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपको लगता है कि भाई आपका प्रोडक्ट आ सकता है, आपकी जो रिसर्च है वो फुलफिल है, आपकी रेडी है, कैपेबल है, रिसोर्सेस है, आप उसको बेच सकते हो, यूज कर सकते हो। जब ऐसा कुछ है ही नहीं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं है, फ्लो ही नहीं है, हाँ आपका कुछ सर्टेन ही नहीं है, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके सर, ठीक है। 10 लाख रिसर्च कॉस्ट, 5 लाख और 2 लाख ये सब जो आपका कहाँ जाएगा, पीनल में जाएगा। ठीक है। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन ये आपका एक्सचेंज पे है। ठीक है, एक्सचेंज, तो उस पे क्वेश्चन है। ये तो मैं होमवर्क भी दे सकता हूँ आपको, होमवर्क भी आपको दे सकता हूँ। होमवर्क दे दूँ? चलो आ जाओ, पढ़ा देता हूँ, होमवर्क क्या देना है। मैं बच्चों को होमवर्क नहीं देता हूँ, मैं इधर ही सब कुछ करा दूंगा। नो नीड टू होमवर्क। अरे लेकिन ऐसा नहीं है कि घर पे पढ़ो ही ना, पढ़ो। ठीक है। एक्स लिमिटेड एक्वायर अ पेटेंट राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग फ्रॉम वाई लिमिटेड। अच्छा, कोई दवा बनाने की पेटेंट राइट वो ले रहा है, ठीक है, वाई से। इन एक्सचेंज ऑफ एक्स लिमिटेड गिव इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू वाई लिमिटेड। अच्छा, वो अपनी कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, चाहे वो पेटेंट हो गया, चाहे वो ब्रांड नेम हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में इसने वाई लिमिटेड को दिया होगा, और वो पेटेंट राइट ले रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दे रहा है। करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल राइट आर 20 लाख एंड 18 लाख। अच्छा, मतलब वो बोल रहा है कि सर जो पेटेंट राइट आपने लिया है, जो आपने पेटेंट राइट लिया, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? पेटेंट राइट 20 लाख रुपए, जो दिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 18 लाख रुपए। अब ये बोल रहा है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ पेटेंट राइट फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन, मतलब जो आप पेटेंट राइट लिया उसकी रिकॉर्ड कैसे करोगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इन फॉलोइंग टू सिचुएशन, एक्स डिड नॉट पे एनी कैश टू वाई लिमिटेड। अब एक बात बताओ, उसने कुछ भी कैश नहीं दिया, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो इसने अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिया 18 लाख का, उसके अलावा इसने कुछ भी नहीं दिया। वो बोल रहा है अरे यार मेरे 20 लाख रुपए है, मेरी एसेट्स की तो वैल्यू 20 लाख है, तुम 18 लाख का ही बस दे रहे हो। वो कह रहा है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ। सॉरी, मतलब वो कह रहा है कि तुम्हारे एसेट्स की वैल्यू 50 लाख है, 1 करोड़ है, मैं नहीं दूंगा, तुमको एक्सचेंज करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। वो कह रहा है अरे यार ऐसा करोगे? हाँ मैं ऐसा करूंगा, मैं केवल तुम्हें 18 लाख की ही एसेट्स अपनी दूंगा जो मेरी फेयर मार्केट वैल्यू है। सर कैरिंग अमाउंट उसकी अरे नहीं दिया है ना, तो वो हम क्यों माने? तो मैं ये देखो क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको कोई भी कैश नहीं दूंगा। अरे यार जैसे जैसे ये मान लो एसी की रिमोट है, मैं कह रहा हूँ कि इसके बदले मैं आपसे कोई जो है, अभी इसके बदले में क्या ही लूं, इसके बदले में मैं आपसे कोई वो, आपको मान लो कि आपको बहुत अर्जेंसी है एसी की रिमोट की, मैं कह रहा हूँ कि तुम अपना आईफोन दे दो, तुम कह रहे हो अरे सर ये आपकी एसी की रिमोट 2,000 की है और मेरी आईफोन 50,000 की है, 15 रखे हो मान लो, आप ऐसे एक्सचेंज करो। मैं कह रहा हूँ तुम्हें लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। तो मैं तो उस आईफोन को कितने पे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, जितनी मेरी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है मैं उतने पे रिकॉर्ड करूंगा केवल। मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं सीधा आप एक एंट्री मारूंगा, मैं एक एंट्री मारूंगा, मैं एक एंट्री मारूंगा, मैं एक एंट्री मारूंगा, मैं एक एंट्री मारूंगा, पेटेंट राइट डेबिट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सर अभी ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जितनी कैरिंग अमाउंट है उतनी फेयर मार्केट वैल्यू है, डेट इज 18 18। मतलब हमने इसको डी रिकॉग्नाइज कर लिया और इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। सर जब हम कैश ही नहीं दे रहे हैं तो सर हम अपनी फेयर मार्केट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेंगे ना।
अच्छा सर, दूसरा ऑप्शन क्या था कि हम 2 लाख रुपए कैश दे रहे हैं कि चलो अच्छा ठीक है, तुम रो रहे हो, चलो तुम्हारी एसेट्स की वैल्यू 20 लाख रुपए थी, तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगा, पेटेंट राइट डेबिट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू कैश। अब एक बात बताओ, ये तो 18 लाख लिख रहे हो क्योंकि ये फेयर मार्केट वैल्यू है, ये 2 लाख रुपए है, तो ये बैलेंसिंग फिगर होगा 20 लाख। ये बैलेंसिंग फिगर मैं लिख रहा हूँ, ये मैं जो 20 लाख उसकी वैल्यू दिया है वो नहीं पकड़ के चल रहा हूँ। मुझे बात समझ रहे हो आप? ये तो कोइंसिडेंस 20 लाख रुपए है। ये जितना, अब जैसे मान लो वो 1 लाख रुपए केवल देता तो मैं केवल यहाँ 19 लाख रुपए लिखता। तुम बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी? अरे मैं जितना दे रहा हूं उतना ही पे ना रिकॉर्ड करूंगा, वो चाहे जितना चिल्लाए कि अरे मेरी तो असेट्स 50 लाख की है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर केयर। ठीक है सर, समझ गया सर, आप इतना बोलते रहते हैं। पहले केस में देखो 18 लाख पे, दूसरे केस में 20 लाख पे। ओके सर, समझ गया सर। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना? पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? अरे बहुत मजा आएगा तुमको, मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत मजा आएगा सर। आप फिर आ गए यहाँ पे, अरे मैं देख लूँ यार, क्यों तुम मुझे परेशान करो, मैं देख लूंगा ना तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। यार ये देखो, मैं धीरे धीरे अभी कम हुआ है, पता नहीं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। कुछ तो दिक्कत है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, अब पता नहीं क्या गड़बड़ है, छोड़ो। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पढ़ो। सर ब्लैक वाला ले लीजिए, ब्लैक वाला ले लूं? ब्लैक वाला ले लूं, बताओ? पढ़ने में आ रहा है? हाँ सर, एकदम मजा आ गया सर। क्या ब्लैक वाला जो है, आप क्या यार येलो वालो लेते हैं, ब्लैक वाला लीजिए ना, इतना मस्त लग रहा है सर। मारूंगा बहुत। ब्लैक वाला लीजिए। व्हाइट ले लूं? व्हाइट? व्हाइट तो थोड़ा बहुत लग रहा है। सर आप पूरा मूड में है लग रहा है, हाँ आज मैं मूड में हूँ, आ जाओ। सॉरी। एक्स गारमेंट लिमिटेड स्पेंट 1 करोड़ रुपया, ओ माय गॉड बहुत बड़ी दुकान है लग रहा है, 1 करोड़ रुपए इसने खर्च किया टुवर्ड्स प्रमोशन फॉर अ फैशन शो बाय वे ऑफ वेरियस ऑन रोड शो कंटेस्ट एटसेट्रा। कॉन्टेस्ट और रोड शो करवा रहा है। ओह, जैसे वो फैशन का है ये जलवा, वो सब करवा रहा होगा, 1 करोड़ रुपए इसने खर्च किया है। वो क्यों खर्च किया होगा? इसका इसका जो गारमेंट्स का शॉप होगा, वो उसका जो वहाँ पे वो पीछे उसके नाम वाम लिखे होंगे, को स्पॉन्सर्स बाई ऐसा वैसा लिखा होगा। हाँ यार, एडवर्टाइजमेंट ही एक तरीके से कर रहा है ना पूरा, ये क्या कर रहा है, एक तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट ही है। तो क्या ये इसको इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉर्ड करेगा? मुझे बताओ, क्या कंट्रोल हो रहा है इसका? कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, लेकिन भाई केवल इसी से नहीं होगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और भी बहुत सारी चीजों से प्रभावित होगा। तो सर एडवर्टाइजिंग कैन नॉट भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स नहीं हो सकती। फिर आगे क्या बोला है, आफ्टर दैट इवेंट इट रियलाइज दैट ब्रांड नेम ऑफ एंटिटी गॉट पॉपुलर। ओ माय गॉड, इसने बुलाया, किसको बुलाया होगा, मान लो किसी को भी बुलाया होगा, मतलब मॉडल वॉडल जो भी, इसका नाम पॉपुलर हो गया, एक्स गारमेंट, वाह। एंड रिजल्टेंटली क्या हुआ, सब्सिक्वेंट सेल्स हैव शोन अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, सेल्स इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। फर्दर एक्सपेक्टेड दैट द हाइक विल हैव एन इफेक्ट ऑफ ओवर 2 to 3 years, 2 से 3 साल आपकी हाइक रहेगी, वाह वाह वाह। हाउ द डेज अकाउंट फॉर एडवर्टाइज अबव कॉस्ट। अरे मेरे भाई, आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि पहली बात तो आपका यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, और दूसरा आप इसको सेपरेटली आइडेंटिफिएबल नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं कर, सेपरेटली आइडेंटिफाइड नहीं है, क्योंकि केवल इसी से आपकी कितनी रेवेन्यू हो रही है आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन मॉनेटरी है, ठीक है, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर हो सकता है, लेकिन भाई ये सर्टेन नहीं है, ठीक है। ओके सर, ठीक है, आपकी बड़े फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, लेकिन क्रिएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, क्योंकि ये आपका पीएनएल में ही जाएगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कभी भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स नहीं होती सर। ओके सर, एक्सपेंस ऑफ होगी, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अरे यार बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है मिलेगा आपको। इंटेंजिबल 38 में क्या ही मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आपको मैं 116 पढ़ाऊँ, एकदम मज़ेदार टॉपिक है, 116 पढ़ाऊँ, और आपको 33 पढ़ाऊँ, 33 भी आप पढ़ के आ चुके हो, 19 पढ़ाऊँ, हाँ, और आपको हाँ 115 पढ़ाऊँ, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, ठीक है, ये सारे टॉपिक पढ़ाऊँ, और दो बड़े टॉपिक आपको मालूम ही है, 109 और 110, ये तो पढ़ाऊंगा तो मज़ा तो आएगा ही।
लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ के आई है तो आपको ईज़ी होगा। तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही मान के चलूँगा कि आप एकदम नए हो। तो चलो आ जाओ हम लोग ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। शुरू किया जाए? पानी पी लीजिए सर। पी ले रहा हूँ, थैंक यू सो मच। इतना मेरे बारे में तुम लोग सोचते हो यार, मेरे को तो एकदम प्यार आ जाता है तुम लोग पे। हम्म, बैटरी कुछ ज़्यादा यूज़ हो रही है। अच्छा, जी सर, बैटरी कुछ ज़्यादा यूज़ हो रही है। हम्म, देखो धीरे-धीरे सही हो रहा है देखो, ऐसा लग रहा है मुझे। चलो आ जाओ। सर सारे शस्त्र हथियार लेके आप तैयार हो गए? हाँ, मैं तैयार हो गया हूँ। देखो क्या लिखा है। एनएटीटी इज डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, कोई न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस वो डेवलप कर रहा है। डेवलपिंग फेज में है, रिसर्च फेज में नहीं है। ड्यूरिंग वन टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज 1 लाख, सॉरी 1,000 रुपये उसने एक्सपेंस किया है। 900 वाज इनकर बिफोर 1 मार्च 2002। अच्छा, वो बोला 1 मार्च के पहले का 900 है। 1 2 में तो पूरा अप्रैल से लेके मार्च तक आएगा। वो बोला 1 मार्च के पहले तक आपने 900 खर्च किया है। एंड 100 वाज इनकर्ड बिटवीन 1 मार्च टू 31 मार्च, मतलब मार्च। अरे वो कह रहा है कि सर 1 अप्रैल है, ये आपका 28 फरवरी तक है। मतलब 28 फरवरी मतलब लो 1 मार्च तक ले लो। यहाँ तक आपने खर्च किया है 900, और यहाँ पे आपने खर्च किया है 100। कितना खर्च किया है यहाँ पे? 100 खर्च किया है। ठीक है। फिर वो आपको अब बोल रहा है, वो ऐसा इसीलिए बोल रहा होगा क्योंकि बीच में कुछ हुआ होगा। द एंटिटी इज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एट 1 मार्च 2002 द प्रोडक्शन प्रोसेस मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो बच्चों, यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपकी क्राइटेरिया फुलफिल हुई है। तो बच्चों यहाँ तक का पूरा पैसा तो आपका क्या होगा? रिसर्च फेस माना जाएगा। सर आप क्या बात कर रहे हो? आप तो ये बोल रहा था कि डेवलपिंग स्टेज में है। अरे मैं बोल रहा था, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। लेकिन ये तो ड्यूरिंग द ईयर में ही आपको डेवलपिंग फेज मिली है ना। यहाँ तक का सारा पैसा तो कहाँ जाएगा? रिसर्च फेज माना जाएगा। ये पूरा पीनल में जाएगा ना 900 रुपए। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे आपकी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हुई है। तो 100 ही केवल आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होगी 31 मार्च तक। हाँ सर बिल्कुल 100 ही होगी। फिर आगे क्या बोला? द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ नो हाउ इम्बॉडीड इन द प्रोसेस, मतलब उसके रिकवरेबल अमाउंट जो बोला जा रहा है वो एस्टिमेटेड टू बी 500। तो आप मुझे ये बताओ कि 100 है आपकी कैरिंग अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट कितना है आपका? 500। तो क्या कोई इम्पेयरमेंट लॉस है क्या? क्या कोई इम्पेयरमेंट लॉस है क्या? नहीं सर, यहाँ पे रिवोल्यूशन रिजर्व आ रहा है। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि कॉस्ट मॉडल अलग अलग रहा है, तो कोई भी हमारा इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होगा, हम 100 पे कैरी ऑन करेंगे। ओके सर। ड्यूरिंग द ईयर 2 3, अब अगले साल में आया। फिर अब क्या बोल रहा है? हाँ अगले साल, हाँ अगले साल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज 2000। अच्छा 2000 रुपये और खर्च किया। ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर 2003 द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द नो हाउ इम्बॉडीड इन द प्रोसेस 1900। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये जो है पहले तो हमारा ये 100 रुपये चल रहा था, ठीक है, कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। फिर इसके बाद क्या हुआ? ये 100 के बाद हमने जो है, ये तो हमारा कब था? ये हमारा था, ये हमारा 1 2 में था। 1 2 में। अब हमने 2 3 में और इसमें क्या किया? 2000 रुपये खर्च किया। तो अब तो डेवलपमेंट फेज हो गया ना। तो अब हमारा ये पूरा एसेट्स कितना हो गया? 2100 हो गया। अब वो बोल रहा है उसी दिन हमारी एसेट्स की जो रिकवरेबल अमाउंट है, जो रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? वो 1900 रुपये है। तो भाई हमारा 200 का तो इम्पेयरमेंट लॉस हो गया ना सर। बिल्कुल सर, हम ये रिकॉग्नाइज करेंगे, हाँ बिल्कुल रिकॉग्नाइज करेंगे। तो देखो 200 रुपये आपको क्या होगा? इम्पेयरमेंट लॉस होगा। ठीक है। 100 आपका केवल रिकॉर्ड होगा। ठीक है। 900 आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा 1 मार्च तक, मतलब 1 मार्च के पहले तक आपका वो हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद 2000 रुपये और इसमें जोड़ दोगे क्योंकि वो भी आपने खर्च किया है, तो 2100 रुपये हो गया। इम्पेयरमेंट लॉस आपका हो गया इतना का। ठीक है। यहाँ पे ये 500 वाले पॉइंट को छोड़ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दिया हुआ है कि हाँ भाई कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। ठीक है। समझ में आया कि नहीं तुम्हें? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ था कि इंक्लूडिंग फ्यूचर कैश फ्लो टू कंप्लीट द प्रोसेस, हाँ, बिफोर इट इज अवेलेबल फॉर यूज। मतलब ये सारा सब कुछ ले दे के बता रहा है कि उसके रिकवरेबल अमाउंट 500 रुपये है। तो भाई है तो है। तो हम यहाँ पे इसको अपवर्ड रिवॉल्यूशन नहीं जा रहे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है।
ओके सर। सर अगर ये कॉस्ट मॉडल पे नहीं चलता, रिवॉल्यूशन मॉडल पे चलता तो क्या होता? आ जाओ बता दे रहा हूँ। तो हम क्या करते, 100 ये और 5 4 मतलब 500 आपका क्या हो जाएगा, रिकवरेबल अमाउंट हो गया। तो आपका 400 से आप क्या रिकॉर्ड करते, रिवॉल्यूशन रिजर्व रिकॉर्ड करते। तो अब आपकी असर्स कितनी की है, 500। अब इसमें 2000 रुपये और खर्च कर दिए, तो आपकी असर्स कितनी की हो गई, 2500 रुपये। आपकी रिकवरेबल अमाउंट कितना है, अब रिकवरेबल अमाउंट हमारा 1900 रुपये। तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया, 600 रुपये। तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे, रिवॉल्यूशन रिजर्व पे कहाँ जाओगे सर, 400 रुपये रिवॉल्यूशन रिजर्व पे जाओगे, और 200 रुपये आप लेके जाओगे रिवल हाँ, 200 रुपये आप लेके जाओगे कहाँ, पीएनएल में लेके जाओगे, क्योंकि यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस होता। बस यही करते हैं आप। समझ में आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट रिवॉल्यूशन रिजर्व, गले में पैसा बचा के रखे हो और रो रहे हो, पहले गल्ला तोड़ो। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आपको सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, सारा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझ मुझे कमेंट्स में पूछा करो, एक लाइक दे दिया करो, कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए पूरा लेक्चर शूट करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं पूरा आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं पूरा हर एक टॉपिक आपको पूरा पढ़ाऊंगा, हर एक चैप्टर आपको पूरा अच्छे से लेट लेट के। ये जो आप नोट्स देख रहे हो, ये जो आप नोट्स देख रहे हो, ये मैं मर मर के बनाता हूँ। मर मर के एकदम हर एक पॉइंट्स, हर एक पैरा को मैं पढ़ पढ़ के कई बार, 50 से 100 बार हर एक पैरा को मैं पढ़ता हूँ, फिर उसको उसको शॉर्ट करके लिखता हूँ आपके लिए। हाँ, इतना करता हूँ मैं, बिकॉज मुझे मन है आपको पढ़ाने का। तो यार कुछ तो मेरे लिए करो। चलो, आप तो करोगे नहीं। नहीं सर, हम करेंगे, क्या बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है कर देना। आ जाओ, पांचवा क्वेश्चन। सर आप पूरा करा के ही मानेंगे क्या आज? आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आज मैं नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं पूरा करा दूं। सर आप हर बार कहते हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी तो इंटरप्ट हो ही जाते हैं। देखो देखो देखो, अभी देखो। सर आप ठीक है ना? अरे मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ तो हो रहा है, मुझे पक्का यकीन है। चलो आ जाओ, हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड इज इंगेज इन द डेवलपिंग कंप्यूटर्स। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये एडिशनल क्वेश्चन है, मैं दिखा दूं क्या तुम्हें? हाँ, दिखा दूं? पहले आ जाओ, करा देता हूँ क्वेश्चन सारे, फिर दिखाऊंगा। एक्स लिमिटेड इंगेज इन द डेवलपिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहा है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एक्स लिमिटेड इन परजुएंस ऑफ इट्स डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज गिवन बिलो। मतलब ये पूरा डेवलपमेंट में क्या क्या खर्च किया है। पे 2 लाख टूवर्ड सैलरी ऑफ द प्रोग्राम डिजाइनर। अच्छा। incurred 5 lakh toward cost of completion of program design. अच्छा। incurred 2 lakh toward cost of coding and stabilizing technical feasibility. अच्छा। 7 lakh other cost after establishment of technical feasibility. incurred 2 lakh towards testing cost. ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? A focus group of other software developer was invited to conference for the instruction of the new software. Cost of conference aggregated to 70,000. अच्छा। On 15 March, the development phase was completed and cash flow was prepared. Net profit was estimated to be equal 40 lakh. Interpret how account for above mentioned का। तुम मुझे एक बात बताओ, टेक्निकल फिजिबिलिटी जो है, क्या ये सैलरी का जो खर्चा है, आप इसको कैपिटलाइज करोगे? आप मुझे एक बार बताओ कि क्या सैलरी का खर्चा आप कैपिटलाइज करोगे? मुझे तो ये लग रहा है कि टेक्निकल फेजिबिलिटी तो यहाँ पे हुआ है ना। ये 7 लाख रुपए आप ये दे रहे हो, तो आप ये इंटेंजिबल एसेस लोगे। 2 लाख रुपए आप टेस्टिंग का एसेस ले रहे हो, तो ये आप ये इंटेंजिबल एसेस लोगे। टेक्निकल फेजिबिलिटी के तक के जितने खर्चे होंगे वो सारा आपका पीएनएल में ही जाएगा ना। अब यहाँ पे आप कोई सेमिनार कर रहे हो, कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, ठीक है, इंट्रोड्यूस करने के लिए, है तो भैया ये तो एक तो आपका एडवर्टाइजिंग की तरह होगा ना, तो ये आपका क्यों जाएगा, ये आपका पीएनएल में जाएगा, ये तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो गया। ठीक है, 7 लाख और 2 लाख, 7 लाख और 2 लाख रुपए ही केवल जाएंगे। ये सारे खर्चे देखो बच्चों, यहाँ पे आप ये मत कंफ्यूज होना कि ये केवल और केवल डेवलपमेंट फेज का है। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों चीजें हैं। ठीक है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों फेज है। यहाँ तक हमारा पूरा जो है, कहाँ तक, यहाँ पे जहाँ पे टेक्निकल फेजिबिलिटी हुआ है, ये रिसर्च फेज का पैसा है। ये कहाँ का पैसा है, ये रिसर्च फेज का पैसा है। तो सर ये हमारा पीएनएल में जाएगा। ये जो पैसा है, ये जो पैसा हमारा डेवलपमेंट का है।
तो ये हमारा जो है कहाँ जाएगा सर, ये हमारा कैपिटलाइज होगा। बाकी सारे मतलब टेक्निकल फेजिबिलिटी स्टेब्लिश करने तक के सारे खर्चे तो हमारे पीनल में जाते हैं ना, क्योंकि वो रिसर्च फेज का है। सर वो क्यों नहीं जाता, कितनी बार बताऊं, क्योंकि रिसर्च के सारे एक्सपेंसेस आपके इसीलिए पीनल में जाते हैं, क्योंकि रिसर्च जरूरी नहीं है कि आपका फुलफिल ही हो, टेक्निकल फेजिबिलिटी हो, कई सारे मैक्सिमम रिसर्च तो फेल ही हो जाते हैं। ओके सर। तो सर ये क्या है, अरे ये तो बस रेवेन्यू बता रहा है, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो क्या लिख रहा है, लिखा है कि कॉस्ट इंकर्ड इन क्रिएटिंग computer software should be charged research and development expense until technical feasibility criteria have been established for the product. Technical feasibility established after completion of detailed program design. मतलब डिटेल प्रोग्राम डिजाइन हो गया तो उसके बाद ही टेक्निकल फेजिबिलिटी इस्टेब्लिश हुआ है। तो 2 लाख ये, 5 लाख ये, टेक्निकल फेजिबिलिटी ये, तो टेक्निकल फेजिबिलिटी के सारे खर्चे तो भाई आपका कहाँ जाएगा, आपका ये पीनल में ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिसर्च फेज का है, देखो लिखा है ना रिसर्च फेज का है। और फिर उसके बाद टेक्निकल फेजिबिलिटी जो भी हुआ है तो 7 लाख सत अच्छा फिर आगे लिखा है कि बट कॉन्फ्रेंस कॉस्ट 70,000 एक्सपेंस ऑफ, क्यों, क्योंकि ये तो भाई ये आपका क्या है, ये आपका एडवर्टाइजिंग खर्चा है, ये नहीं जाएगा सर। 7 लाख ये, 2 लाख ये आपका कैपिटलाइज होगा। सिंपल था, सिंपल था कि नहीं। बस देखो यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, क्योंकि देखो ये प्रोग्राम डिजाइन हुआ, फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, ये स्टेज वाइज आप इसको मान के चलो। ये पहले प्रोग्राम डिजाइन हुआ, ठीक, मतलब प्रोग्राम डिजाइनर जो लोग आए, डिजाइनर वाले मतलब अरे यार मतलब जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए जो लोग आए उसका खर्चा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम डिजाइनर, मतलब जो अब जो से लोग आए उनकी सैलरी है, और फिर वो भी तो कुछ सामान वामान मंगाएंगे, उसका खर्चा रिसर्च के लिए। फिर क्या था, फिर टेक्निकल फेजिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए जो कोडिंग वोडिंग का जो खर्च होता है। तो सर जब हमें पता है कि ये टेक्निकल फेजिबिलिटी तक के सारे खर्चे हैं, तो हम इसको पीनल में ही डालेंगे, ये रिसर्च फेज का पैसा है। ओके सर। सर छठा क्वेश्चन भी करा दीजिए, अरे सिंपल है यार, छठा भी सिंपल है, पढ़ लो वो हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। आपने पढ़ा कि नहीं, क्वेश्चन हुआ कि नहीं। मुझे मैं 8 टॉपिक का रिवीजन वीडियो बना चुका हूँ। अब मेरा टारगेट है कि 10 टॉपिक का और रिवीजन वीडियो मैं साथ में 2 घंटे में आपको कराऊँ। मेरे को ये खुद ही खुशी हुई। और उसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे मैं आपको अभी बता दूँ, बता दीजिए सर। देखो उसमें आपका रहेगा, आपका 16 रहेगा, हाँ 36 रहे नहीं 16, हाँ 16 रहेगा, 36 रहेगा, 38 रहेगा, 105 रहेगा, 20 रहेगा, 1 रहेगा, 34 रहेगा, ठीक है, 113 रहेगा, और कौन सा छोटे छोटे टॉपिक है, ये सारा मैं इसी में कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 21 भी रहेगा, 7 भी रहेगा, बस इतना इतना बहुत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टॉपिक का रिवीजन वीडियो मैं आपको दूंगा, दूंगा 2 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सर दे दीजिए जल्दी। अरे दूंगा ना यार, काहे को घबरा रहे हो, आ जाओ, तुम पीछे पड़ गए हो तुम लोग तो। सर दे दीजिए सर, बहुत ज़रूरी है। अरे मैं जानता हूँ ज़रूरी है, मैं लगा भी हुआ हूँ। ठीक है, अभी मुझे किसी बच्चे ने मैसेज किया था, लातूर जिला था शायद बच्चे का। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उसने मैसेज किया। वो ऐसे ही जब बच्चों के मैसेज आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने, उस बच्चे ने मुझसे कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स के मांगे हैं, तो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि उनकी रिवीजन वीडियो भी शूट करूँ, जैसे 115 हो गया, 109 हो गया, 110 हो गया। तो ये सारे जो टॉपिक हैं इसका उनको रिवीजन वीडियो चाहिए, तो बच्चों के लिए कुछ भी मैं कर रहा हूँ। देखो जल्द से जल्द मैं अपलोड करूँगा आपके लिए बच्चों, ठीक है। तो देखो आगे क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड हैड स्टार्टेड डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस इन फाइनेंशियल ईयर 1-2। कोई न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस वो शुरू कर रहा है। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल सितंबर 2000 वॉज 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ खर्च कर दिया है। एक्सपेंडिचर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑन 1 जुलाई 2001। अच्छा, तो सर 30 सितंबर तक इसने खर्च किया है 1 करोड़ रुपए, मिला है इसको कब, 1 जुलाई में। अच्छा, तो कॉस्ट अगर हमें अलग अलग नहीं पता होगा तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे।
ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम पूरा रिसर्च मानेंगे, मैंने आपको बताया था, आप ईमेल में डालेंगे। द रिकॉर्ड ऑफ द एक्स लिमिटेड शो दैट आउट ऑफ द टोटल 1 करोड़, बोल दिया 70 लाख वाज इनका ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर। अच्छा, मतलब 1 जुलाई के बाद का तो आपका देखो यहाँ, ये 1 अप्रैल है, आपको जो है कब मिला है, ये आपका 1 जुलाई है। हम्म, ठीक है, 1 जुलाई के बाद तो आपका ये क्या है, ये आपका डेवलपमेंट फेज है, और ये आपका क्या है, ये आपका रिसर्च फेज है। तो यहाँ का पैसा पीनल में, यहाँ का पैसा कैपिटलाइज। अब ये बोला है 70 लाख जुलाई टू सितंबर का है, तो भाई 70 लाख इधर, 30 लाख इधर, सीधा। फिर एक्स लिमिटेड पब्लिश इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टरली, सर वो क्वार्टरली देता है, मतलब अप्रैल मई जून, हाँ, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, तो ऐसा क्वार्टरली है। इन इंटरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ोगे ना तो आपको मैं बताऊंगा क्या होता है ये। तो बोल रहा है कि कैसे आपको ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करना है। देखो, ये डेवलपमेंट फेज ही मत मान लेना, जब यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि भाई 1 जुलाई को आपकी कंडीशन फुलफिल हुई है, तो यहाँ का पूरा पैसा आप कहाँ डालोगे, पीएनएल में डालोगे, रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस इन फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। फिर आपको 70 लाख आपका इंटेंजिबल असेट्स रिकॉर्ड होगा। समझ में आया है? ओके सर, क्वार्टरली है तो क्वार्टर वाइज आप रिपोर्ट करोगे। ओके सर, सेवेंथ क्वेश्चन भी करा दीजिए। हाँ आ जाओ, करा दे रहा हूँ बच्चों, तुम्हारे लिए मैं सेवेंथ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। सिंपल था ना। सर कलर चेंज कर लीजिए सर, आप आ जाओ, चेंज कर लेता हूँ। कौन सा लूँ, ये ले लेता हूँ, चेंज ही नहीं हुआ। एक्स लिमिटेड डिसाइड टू रीवैल्यू इट्स इंटेंजिबल एसेट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2001। अच्छा, वो बोल रहा है कि हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है, आपको ये नहीं डिसाइड करना है कि है या नहीं है, वो रीवैल्यू कर रहा है। ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन द इंटेंजिबल एसेट्स कॉस्ट एट 1 करोड़ रुपए एंड एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन इज 40 लाख रुपए, द इंटेंजिबल एसेट्स इज 1.5 करोड़। अच्छा, वो रिवैल्यू हो गया, 1.5 करोड़ रुपए हो गया। कैलकुलेट हाउ एक्स लिमिटेड अकाउंट फॉर रीवैल्यूड ऑफ इंटेंजिबल एसेट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अरे इतना सिंपल है कि आप लोग से इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो बोल रहा है कि 1 करोड़ रुपए आपका, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी जो है उसकी कॉस्ट है। तो सर आपका अमोटाइजेशन कितना हुआ है, 40 लाख आपका अमोटाइजेशन हुआ है, 3 4 5 6, तो बचा कितना, 60 लाख रुपए आपकी कॉस्ट बची है, कैरिंग अमाउंट बची है। अब ये 60 लाख को कितना इसका, आपका कितना है, आपका फेयर वैल्यू दिया हुआ है 1 करोड़ 50 लाख, तो 3 4 5 6, तो सर 90 लाख रुपए आपका क्या हो गया, रिवैल्यूशन रिजर्व हो गया। बस सिंपल। अब आपकी असेट्स कितने की हो गई, 1 करोड़ 50 लाख की हो गई, बस। नेट ब्लॉक आपका 90 लाख से इंक्रीज हो जाएगा। हम्म, अरे वो ना, वो जैसे नहीं, जैसे दो मेथड मैंने आपको बताया था ना कि इंक्रीज करने के, एक तो आप ये पहले तो ये रिड्यूस कर लो कैरिंग अमाउंट को, एक आप प्रोपोर्शनेट करके कर सकते थे। प्रोपोर्शनेट करके जैसे मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, इंडिया 16, 4 5 6 7, 1 करोड़ 40 लाख, ये आ गया 60 लाख, आया ना। अब ये बोल रहा है कि ये 60 लाख से सीधा कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया, 1 करोड़ 50 लाख हो गया। ठीक है, तो ये 60 लाख से 1 करोड़ 50 लाख तक कितना परसेंट बढ़ा, सर ये कितना परसेंट बढ़ा, सर आपका बढ़ा 90 लाख से, 90 लाख से बढ़ा ना। हाँ, 90 लाख से आपका एक तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, आपको ये रेशियो निकालना है कि 90 लाख जो है, जो बढ़ा है, वो 60 लाख का कितना परसेंट है। सर ग्रॉस मेथड वाला बता रहे हो क्या आप, हाँ मैं ग्रॉस मेथड वाला ही बता रहा हूँ। सर 90 लाख, पहले इसको मैं ऐसे कर लूँ, नहीं बार बार ये हट जाएगा। हाँ सर, 90 लाख डिवाइड बाई 60 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो सर कितना है, 150%। मतलब ये कितना जा रहा है, 150% जा रहा है। तो आप इसको भी 150% लेके जाओ, मतलब मतलब 1 करोड़ का 150% कितना हो जाएगा आपका, 1 करोड़ 50 लाख, है ना। मतलब आप 1 करोड़ 50 लाख से बढ़ाओ, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये जोड़ रहा है, यहाँ पे 90 लाख आपने निकाला तो 1 करोड़ 50 लाख आया, तो आप 1 करोड़ 50 लाख से और जोड़ोगे तो ये 2 करोड़ 50 लाख हो जाएगा। हाँ, और फिर आपका ये डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, मतलब ये भी आप लेके जाओ, ये भी आप 150% इसका निकालो, सब 150%, तो 40 लाख का 150% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 60 लाख रुपए हो जाएगा ना। आप इसको जोड़ लो, 40 और 60 कितना हो गया, 1 करोड़ रुपए, 6 7, तो देखो ये माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 50 लाख रुपए हो गया। अरे मैंने आपको बताया था ना कि आप ग्रॉस करके भी कर सकते हो, ग्रॉस करके मैंने आपको क्या बताया था, पहले देखो, पहले पहले मैंने क्या किया, पहले 1 करोड़ रुपए था,
अरे यार, पहले देखो, पहले कितना था, पहले आपका 1 करोड़ रुपए था, है ना। असेट्स की वैल्यू आपकी कितनी थी, ग्रॉस 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 मेथड लेके चल रहा है, ठीक है, 1 करोड़ थी। आप इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40 लाख आपने घटा के दिखा, नेट आपकी वैल्यू आ रही है 60 लाख। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू आपकी कितनी होगी अब, 1 करोड़ 50 लाख, क्योंकि आपकी रीवैल्यू हो रही है, तो कितने से वैल्यू बढ़ रही है आपकी, 90 लाख। तो आप ये देखो कि 90 लाख 60 लाख का कितना अमाउंट बढ़ रहा है, कितना परसेंटेज है। तो मैंने ये जब निकाला तो पता चला कि ये 150% है, ठीक है। 150% से आपको इंक्रीज करना है, 150% आपको निकाल के इंक्रीज करना है। तो 40 लाख का भी 150% करो, 1 करोड़ का भी 150% करो, और जितना आए आप उसको इसमें क्या करो, जोड़ लो। जब आप दोनों ये जोड़ लोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ग्रॉस मेथड आपको पूरा ग्रॉसली आपको कितना बढ़ाना, मतलब कितना हो जाएगा, 2 करोड़ 50 लाख। डेप्रिसिएशन जो आपका 40 लाख चल रहा था वो अब कितना हो जाएगा, 1 करोड़। ग्रॉस मेथड में ऐसा ही होता है ना, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हाँ, याद आ गया सर। ओके सर। नेट मेथड में तो सीधा नेट करके कर लो बच्चों। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ऐसा देख के डरावना लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल है। बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ऐसे देख के तुम लोग को डरावना लग रहा होगा। ठीक है। 9 10 11 11 12 क्वेश्चन है क्या? नहीं, बस 11 क्वेश्चन है। ओनली 12 क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। 9 10 11 12 10 11 कितने क्वेश्चन, 9 10 11 12 कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको कितने क्वेश्चन और कराने हैं? सर आप तो डर गए सर। मैं डरता वरता नहीं हूँ। चलो आ जाओ। 8 9 5 क्वेश्चन आपको और कराने हैं, पांचों मैं आपको करा दूं, पानी वानी पी लूं। ये पांचों मैं अब तो पानी तभी पीऊंगा जब आपका पूरा हो जाएगा। ये पांचों क्वेश्चन करा लूंगा ना, तब पानी पीऊंगा। चलो अब तुम लोग भी क्या याद रखोगे। सर क्या याद या रखना है सर, आप करा दोगे मुझे मालूम है। 38% बैटरी लाइफ है। ये 2 घंटे तक जाते जाते मेरी हो जाएगी। ओके सर। पानी पी लो। अब रुकूंगा मैं केवल लास्ट में। सॉरी। देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। बहुत सिंपल है यार, इतना बड़ा है, देख के डरना नहीं बस। One of the senior engineer at XYZ has been working on the process to improve manufacturing efficiency. कोई सीनियर है, वो काम कर रहा है ताकि मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसी बढ़ जाए, मतलब कॉस्ट वॉस्ट कम हो जाए। देखो लिखा है ना, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी हो जाए कि कॉस्ट जो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं वो कम हो जाए प्रोडक्ट की। दिस इज द मेजर प्रोजेक्ट एंड हैज अ फुल सपोर्ट ऑफ XYZ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी बोल रही है कि हाँ हाँ बिल्कुल करो, मेरा पूरा सपोर्ट है। कंपनी तो सोचेगी ये काम करे वर्कर। द सीनियर इंजीनियर बिलीव दैट कॉस्ट रिडक्शन विल एक्सीड द प्रोजेक्ट कॉस्ट। वो क्या बोल रहे हैं, सॉरी। इंजीनियर को ऐसा लग रहा है कि कॉस्ट रिडक्शन विल एक्सीड द प्रोजेक्ट कॉस्ट विद इन 24 मंथ ऑफ द ईयर इम्प्लीमेंटेशन। मतलब इस प्रोज जो कॉस्ट आपकी जो कॉस्ट कम होगी वो प्रोजेक्ट कॉस्ट से ज्यादा है। अरे मतलब आप 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो और आपका हम कितना कॉस्ट कम कर देंगे, 2 करोड़ रुपए। मतलब फायदे वाली चीज वो बता रहा है कि ऐसा ऐसा हम करेंगे। अच्छा, वाह। रेगुलेटरी टेस्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी अप्रूवल वाज ऑब्टेन ऑन 1 जून 2005। अच्छा, मतलब वो बोल रहा है कि आपको, देखो ये इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि आपको अप्रूवल मिल गया। मतलब उस लड़के ने वो करके दिखा दिया। 1 जून 2005 को टेक्निकल फेजिबिलिटी आ गई। वो ये कहना चाह रहा है। तो सर इसके सारे, इसके पहले के जितने भी खर्च होंगे वो पीनल में जाएंगे। हाँ, उसके पहले के जितने भी खर्च है वो रिसर्च फेज है। हाँ, ठीक है। अब आगे मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, दिस रिमूव द अनसर्टेनिटी कंसर्निंग द प्रोजेक्ट। मतलब टेक्निकल फेजिबिलिटी आ जाने के बाद जो अनसर्टेनिटी होती है वो रिमूव हो जाती है। वही वो बोल रहा है कि अनसर्टेनिटी रिमूव हो गई। फिर उसके बाद विच वाज फाइनली कंप्लीटेड ऑन 20 अप्रैल 2006। तो अपने को उससे मतलब नहीं है कि कब प्रॉपर कंप्लीट हो गया, अपने को ये मतलब है कि टेक्निकल फेजिबिलिटी किस दिन हो गया। कॉस्ट ऑफ 18 लाख इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2006। अच्छा, बोल रहा है कि आपका आपका 31 मार्च 2006 में पूरा 18 लाख रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन मेरे भैया, मुझे तो जानना है, क्या जानना है, मुझे क्या जानना है, मुझे ये जानना है कि सर, 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 1 अप्रैल,
5 से शुरू हुआ, 31 मार्च 6 तक आप गए, 5 से शुरू हुआ 31 मार्च 6 तक गए, आपको 1 जून को मिल गया, अप्रैल मई जून, ये आपको 1 जून को मिल गया। तो सर 3 महीने का खर्च तो हम पीएनएल में डालेंगे, उसके बाद का 9 महीने का खर्च आप कैपिटलाइज करोगे। हाँ बिल्कुल। तो ये तो 18 लाख, 18 लाख कब का है, 18 लाख पूरा उस समय का है। ठीक है, अब वो क्या बोल क्या रहा है, हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स। ओ माय गॉड, वो पूरा 18 लाख को रिकॉर्ड कर लिया है। तो कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 18 लाख का बच्चों, 18 लाख डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3। तो सर कैसे निकलेगा? सर ये कैसा कैलकुलेशन दे दिया आपने, ये बताओ पहले कब मिला है? अप्रैल मई, अबे 2 महीने ही हुए ना, अप्रैल मई, अप्रैल मई तो 2 महीने हुए ना। तो 2 महीने, ओ सॉरी माई मिस्टेक। तो सर 2 महीने और 10 महीने, 2 महीने, और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10 महीना। तो सर 2/12, सर थोड़ा पतला ले लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? ओके ले ले रहा हूँ ना यार, 2/12, 2 1 2, 2 2 6 12, और सर अबे कितना हो जाएगा, वो करो ना यार। 6 दिन के 12 और सर 6 3 जा 18। ठीक है, अभी तुम लोग भी मेरी तरह नहीं कर रहे थे सर, ठीक है मैं कर रहा था। तो सर तीन आपका जाएगा, 3 लाख रुपए आपका पीएनएल में, और 18 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10। सर ये तो बहुत ज्यादा कठिन हो गया सर। अरे ये ऐसे यार, ये तो 15 बिलियन हो गया ना, मतलब 15 लाख, 15 लाख आपका कैपिटलाइज होगा। ओके सर ठीक है। फिर क्या हुआ, मतलब 15 लाख आपका कैपिटलाइज हुआ। एन ऑफर फॉर 7,80,000 फॉर न्यू डेवलप टेक्नोलॉजी हैज बीन रिसीव बाई पोटेंशियल बायर, बट इट हैज बीन रिजेक्टेड बाई XYZ लिमिटेड। ओ माय गॉड, जो इसने जो इसने 15 लाख रुपए का कैपिटलाइज किया है, वो बोल रहा है कि 7,80,000 में किसी से कोई खरीदना चाह रहा है। कोई बेचेगा यार? आपकी कॉस्ट 15 लाख रुपए का कैपिटलाइज किया, 7,80,000 रुपया फेयर वैल्यू मार्केट में दिख रही है, मतलब फेयर वैल्यू लेस, जो भी कॉस्ट टू सेल कह लो या जो भी कह लो। लेकिन 7,80,000 में बेचोगे तो सर बिल्कुल नहीं बेचेंगे, बेचना तो नहीं चाहिए, वो रिजेक्ट भी कर दिया। फिर ठीक है, हुआ क्या फिर? उत्कर्ष बिलीव दैट द प्रोजेक्ट विल बी अ मेजर सक्सेस एंड हैज द पोटेंशियल टू सेव द कंपनी 12 लाख इन परपेचुइटी, परपेचुइटी, नहीं नहीं परपेचुइटी, ठीक है, मतलब 12 लाख हर साल आपको रेवेन्यू कमा के देगा, वो ऐसा कह रहा है। तो ठीक है सर, तो सर हम इसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे क्या? आओ देखते हैं ना क्या बोलता है। द डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, द डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट XYZ, नेहा, अच्छा डायरेक्टर ऑफ रिसर्च नेहा, हु इज क्वालिफाइड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इज सीरियसली कंसर्न अबाउट द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ऑफ द न्यू प्रोसेस। मतलब वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा इसमें फायदा रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। सी इज द ओपिनियन दैट कंप्यूटर वुड हैव डेवलप्ड न्यू टेक्नोलॉजी एट सम टाइम विच वुड रिक्वायर टू रिप्लेस न्यू प्रोसेस विद इन 4 ईयर। अच्छा, वो बोल रहा है कि कंपटीटर हमारी जैसी जो भी सॉफ्टवेयर है वो लेती आएगी और हमें इसको रिप्लेस करना ही होगा। सी एस्टिमेट दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉस्ट सेविंग विल बी 9,60,000। देखो जो हमें निकालना था वो बोल रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें रेवेन्यू होगी, हमें जो है वैल्यू इन यूज निकाल के दे दिया। देखो वैल्यू इन यूज कितना निकाल के दे दिया, 9,60,000। और और फेयर वैल्यू कितना था, फेयर वैल्यू आपको जो मिल रहा था मार्केट में 7,80,000। तो अब बताओ रिकवरेबल अमाउंट दोनों में से क्या होगा, 9,60,000 होगा, विच इज हायर। आपकी कॉस्ट कितने की थी, आपने कॉस्ट रिकॉर्ड किया 15 लाख का, 15 लाख रुपया आपने रिकॉर्ड किया है, और आपकी रिकवरेबल अमाउंट है 9,60,000 रुपया। तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस होगा कि नहीं होगा, मुझे इतना बता दो बस। बिल्कुल होगा सर, कितने का होगा सर? सर कितने का होगा यार, पता नहीं, मुझे नहीं पता। 5,40,000 रुपए का आपका क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि एडवाइस द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अफोर्सेड इशू फॉर द 2006। ठीक है, तो अब मुझे एक बात और मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों, कि देखो अमोटाइजेशन तो आपने कर दिया, क्योंकि आप कहाँ हो, आपने आप 31 मार्च 2006 को हो, लेकिन आप इसका क्या करोगे, मतलब इम्पेयरमेंट कर दिया, लेकिन आप इसका अमोटाइजेशन भी तो करोगे ना। अमोटाइजेशन कितने साल में करोगे, तो क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ था कि वो 4 साल ही रहेगा, तो अमोटाइज आप कितने साल में करोगे, 4 साल में, मतलब 9,60,000 डिवाइड बाई 4 ईयर, 4 ईयर से डिवाइड करोगे तो हर साल आप कितना लेके जाओगे, 4 दिन 1,000 4 16, मतलब हर साल आप 2,40,000 रुपये आप कहाँ लेके जाओगे, आप पीएनआर में लेके जाओगे एज अ अमोटाइजेशन कॉस्ट। ओके सर, देखो क्या लिखा है सर, 15 लाख रुपए हम रिकॉर्ड करेंगे। देखो 15 लाख रुपए,
कैपिटलाइज करेंगे। बाकी जो है बाकी जो है आपका एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, 12 लाख आपको मिलेगा परपेचुटी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 9,60,000 हुआ, मतलब आपको मिल रहा है। एंड 7,80,000, 9,60,000, तो 9,60,000 कंसिडर करेंगे, तो 15 लाख में से 9,60,000 आप घटा दिए, 5,40,000 आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। और तो 5,40,000 आपका क्या हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस। और 3 लाख रुपए वो आपका पीनल में चला गया, तो वो तो पीनल में चला ही जाएगा ना। मतलब देखो यहाँ पे ये एंट्री इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने पूरा क्या किया था, इसने पूरा 18 लाख रुपए रिकॉर्ड कर लिया था। इसने पूरा 18 लाख का रिकॉर्ड कर दिया था ना। तो 18 लाख में से 3 लाख तो आपका रिसर्च फेस का है, तो ये तो आप डी रिकॉग्नाइज करोगे। डी रिकॉग्नाइज करने के लिए टू इंटेंजिबल एसेट्स करोगे ना। और डेबिट क्या करोगे, जो आप पीएनएल में लेके गए हो, तो भाई ये तो आपको पीएनएल यानी पीएनएल डेबिट कर लो टू 3 लाख। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 लाख। और इसकी दूसरी दूसरी एंट्री भी हो जाएगी ना। दूसरी दूसरी एंट्री क्या होगी सर, अरे वही ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट करके कर सकते थे। जो आप वो क्या नाम है, इम्पेयरमेंट लॉस, तो इम्पेयरमेंट लॉस भी डेबिट कर लो। टू इंटेंजिबल एसेट्स कितना इम्पेयरमेंट लॉस था, 5,40,000। सर ये एंट्री क्यों कर रहे हैं आप, ये वाली एंट्री मुझे समझ में नहीं। अरे बच्चों, वो कह रहा था कि हमने रिकॉर्ड कर लिया है, मतलब आप इनटेंजिबल एसेट्स को आपने डेबिट कितने पे कर दिया था, 18 लाख पे। टू कैश करके कर दिया होगा, जैसे भी करके। तो बच्चों यहाँ पे तो आपने इंटेंजिबल एसेट 18 पे कर दिया है ना। तो जबकि 3 तो आपकी इसमें से कहाँ है, वो आपके पीनल में जानी चाहिए। तो सर इसीलिए उसको रिवर्स कर रहे हैं 3 को। बस सिंपल। आ जाओ आ जाओ, मुझे मुझे बिल्कुल भी मेरे साथ ना ऐसा झोल नहीं करने का, मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ाना ही है आज, एनी हाउ एनी सिचुएशन में। ठीक है, आ जाओ। देखो, चल रही है। ठीक है, आ जाओ। तो देखो क्या लिखा है। सर पी क्यू आर लिमिटेड इज ए गेमिंग डेवलपर कंपनी। गेम बनाती है, आजकल गेमर बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं बच्चों। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गेमिंग ही करो, ठीक है। एक सीए मतलब समझ रहे हो आप, एक, जी साहब, मतलब, अरे ये ऐसा वो वाला नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो वाला सलाम साहब वाला। अरे मतलब ऐसे सलाम साहब वाला वो वाला। मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। अरे वो जो लोग करते हैं ना, ये हुजूर जी हुजूर, वो वाला मैं कर रहा था। ठीक है, वैसे ऐसे सलाम, ऐसे सीए मतलब ये, सीए मतलब एक रुतबा, सीए मतलब एक नाम, सीए मतलब एक इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स, यू नो, व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैन। मतलब तुम्हारे पास जितना पैसा नहीं भी है ना, लोग उसका 4 टाइम सोचेंगे तुम्हारे पास है। मतलब यू आर अ नॉट ओनली एक्सप्रेस इन मनी, मतलब भारी आदमी हो आप एकदम, बाहुबली टाइप। तो डेवलप गेमिंग कंपनी है, फ्यू ईयर बैक इट डेवलप अ न्यू गेम कॉल्ड क्लाउड 9। उसने कोई नया गेम बनाया था क्लाउड 9। दिस गेम सेल्ड ओवर 10,000, 10 लाख कॉपी अराउंड द वर्ल्ड। आपने कोई गेम बनाया था और उसने 10 लाख कॉपी आपने बेच दिया, क्या पैसा छापा होगा आपने। वॉज एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल, ठीक है, प्रॉफिटेबल भी थी। ड्यू टू इट्स पॉपुलैरिटी, मतलब कंपनी की इतनी पॉपुलैरिटी, मतलब गेम की इतनी पॉपुलैरिटी हो गई। पीक्यूआर लिमिटेड रिलीज ए न्यू गेम इन क्लाउड 9 सीरीज एवरी ईयर। वो बोल रहा है आईफोन बना दिया है। आईफोन मतलब क्लाउड 9 की सीरीज हर साल वो रिलीज करता है। द गेम कंटिन्यू टू बी द बेस्ट सेलर। गेम बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन एस्टिमेटेड ऑफ कैश फ्लो प्रोजेक्शन ऑफ क्लाउड 9 वीडियो गेम सीरीज ओवर नेक्स्ट 5 ईयर हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। मतलब उसने एस्टिमेशन निकाला है कि ये सीरीज से आपकी अगले 5 साल में कितनी रेवेन्यू होगी। बेस्ड ऑन दिस प्रोजेक्शन पी क्यू आर बिलीव डैट क्लाउड 9 सीरीज ब्रांड शुड बी रिकॉग्नाइज एज 20 लाख इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो यहीं पे ये गलती कर रहा है। वो ये क्या कह रहा है कि हमारी इतनी ज़्यादा मार्केट बेस हो गई है कि भाई हम एक इंटेंजिबल एसेट बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हमें इतना इकोनॉमिक फ्लो होगा। तुम यहाँ पे गलती ये कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो कि तुम इंटरनली जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड कर रहे हो। इंटरनली जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तुम एक मनगढ़ंत वैल्यू लेके, मतलब मनगढ़ंत आप एक मतलब अपने से कोई वैल्यू लेके आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ये कोई सेपरेटली आइडेंटिफाइड नहीं है, सेपरेटली आप इसको नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, सीधा सा बात यह है कि बच्चों, आप अगर अपने से रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई कॉस्ट आपकी एक्वाजिशन कॉस्ट कुछ है ही नहीं। कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर होनी चाहिए। ठीक है सर, ये इकोनॉमिक फ्लो जितना आप कमा रहे हो उतने पर रिकॉर्ड कर लो, सर ऐसा नहीं होता। पी क्यू आर लिमिटेड हैज ऑल्सो पेड
₹10 लाख टू एमएनसी एक्वायर अ राइट ऑफ अनदर वीडियो गेम सीरीज कॉल्ड हेड स्पेस। अब ये बताओ, ये तो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने राइट लिया है, आपने खरीदा है उस राइट को। कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर, इसकी रेवेन्यू अलग होगी। इनटेंजिबल असेट्स है, कंट्रोल है, क्योंकि आपने राइट खरीदा है भाई, वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल टर्म होगा। सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है तो सर ये जाएगा। लेकिन वो जो आप 20 लाख रुपए रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, नहीं सर, वो आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को प्रेजेंट वैल्यू में ला के रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, नहीं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है सर, तो वो आपकी नहीं जाएगी। तो देखो बच्चों, बच्चों देखो, इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, तुम अपने लैंग्वेज में लिख लेना कि 10 लाख रुपए जो आपने परचेज किया है भैया, जनरेट होगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, सेपरेटली एक्वायर है, ठीक है, बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू फ्लो है, इसलिए ये इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट मॉडल लगाना है, रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना है। क्वेश्चन में क्या बोल पूछा था जो देख लेते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछा था, तो वही आप बता दोगे। फिर उसके बाद क्या था कि भाई सर देखो क्या लिखा है, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड मैथड्स पब्लिशिंग टाइटल। ब्रांड्स हो गया, इंटरनेट ब्रांड्स मतलब क्या हो गया, ठीक है, ब्रांड नेम जैसे आईफोन हो गया, नाइकी हो गया, हाँ, मैसेज जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर के टाइटल्स होते हैं, पब्लिशिंग टाइटल जो मैगजीन्स के होते हैं, कस्टमर लिस्ट एंड आइटम सिमिलर इन सब्सटेंस शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑफ सच आइटम कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द बिजनेस एज अ होल। मतलब भाई, पूरे बिजनेस को रन करना, हाँ, आप उसमें से कुछ कॉस्ट अलग करके उसमें रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, तो वो उसका सेपरेटली आइडेंटिफाइड नहीं है, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके सर, भले उससे कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगी, ठीक है, लेकिन वो जो है इंटरनली जनरेटेड है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। सिंपल था ना क्वेश्चन, केवल कर रहा था। देखो, इंटरनली जनरेटेड कोई भी असेट्स है हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो है इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसकी टोटल कॉस्ट में से कुछ कॉस्ट अलग कर लो, ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है, क्योंकि कुछ भी कॉस्ट पे आप रिकॉर्ड करोगे, हाँ, अभी किसी कंपनी को लगेगी कि भाई मेरी इतनी मार्केट में राइट है, मेरी इतना एक्सेस है, तो भाई वो आपका सर्टेन नहीं है, वो अनसर्टेन है। तो जहाँ सर्टेनिटी फैक्टर होगी वहां ना, अब जैसे आपने किसी पेटेंट राइट लिया, तो भाई आपने पेटेंट राइट लिया है, वो 5 साल के लिए आपने उसका पूरा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में एविडेंस है, पूरा आपका लीगल टर्म है, तो भाई आप समझ रहे हो मेरी बात। हाँ सर, मैं समझ रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, अरे यार कुछ तो होमवर्क ले लो। सर देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी लिमिटेड और लीडिंग पब्लिशिंग हाउस है, परचेज अ कॉपीराइट ऑफ अ बुक, उसने कोई कॉपीराइट खरीदा है फ्रॉम इट्स ऑथर फॉर पब्लिशिंग द सेम, वो कह रहा है पब्लिश करेगा, वो कॉपीराइट उसने ले लिया कि अब वो उसको प्रिंट कर करके बेचेगा। एज पर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डी लिमिटेड चूज टू मेक द अपफ्रंट, अच्छा वो अपफ्रंट फीस दे रहा है, कॉपीराइट कंसिडरेशन ऑफ 80 लाख इज टू बी पेड विच इन लाइन विद द जनरल प्रैक्टिस इन सच अरेंजमेंट, वो बोल रहा है कि कॉपीराइट का पैसा वो 80 लाख रुपए देगा। However, contract also provided that deal will choose to pay consideration after 2 years. It will be required to pay. हैं? इफ डिलिमिटेड, अच्छा ये पढ़ा ही नहीं मैंने, इफ डिलिमिटेड अगर वो देगा आफ्टर 2 ईयर, देन इट विल रिक्वायर टू पे 1 करोड़ रुपए। अभी खरीदेगा तो 80 लाख रुपए, 2 साल बाद देगा तो 1 करोड़ रुपए। व्हाट वैल्यू शुड बी द इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज एज पर इंडिया 38। अब मुझे एक बार बताओ, यहाँ पे डिफर्ट का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया। तो सर जो इन दोनों का डिफरेंस है, तो 20 लाख रुपए का, वो आपका कहाँ लिख जाएगा सर, वो आपका जाएगा पीएनएल में। असेट्स कितने पे रिकॉर्ड होगा, केवल और केवल 80 लाख पे ही आपका असेट्स रिकॉर्ड होगा। तो देखो 80 लाख शुड बी कंसीडर एज अ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, और जो 20 लाख है ये आपका कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा, और इसको हम लोग 2 सालों में राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है आपका टोटल 2 साल का है, हम 10-10 लाख करके रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके सर, 11वां क्वेश्चन हो गया, फिर उसके बाद 12वां क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आपका इंडेक्स पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा पानी नहीं, मैं बोला हूँ पानी तभी पीऊंगा मैं, खत्म हो जाएगा तो ही। अरे रुक बच जाओ, रुकना नहीं। सिंपल है, सिंपल सिंपल सिंपल, सारा क्वेश्चन करा दूंगा मैं, मजा आ जाएगा। सर रंग बदल दीजिए, रंग तो मैं नहीं बदलता बच्चों। देखो क्या लिखा है, कंपनी इंगेज इन द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, अच्छा, एंड सर्विसेज,
इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर। अरे मतलब वो इन्फॉर्मेशन आईटी कंपनी के आईटी सेक्टर में है और वो भी सॉफ्टवेयर बना रही है, डेट इज टू बी ऑफर टू इट्स कस्टमर, वो कस्टमर को बेचेगी वो सॉफ्टवेयर बना के, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं आईटी वाले। द एंटिटी आल्सो परचेज सॉफ्टवेयर फ्रॉम द थर्ड पार्टी फॉर इनकॉर्पोरेटिंग टू इट्स इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑफर टू कस्टमर, मतलब वो कोई और भी सॉफ्टवेयर जैसे इंटेंजिबल एसेट वो भी खरीदती है ताकि वो उसमें लगा सके। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, जो पढ़ाते हैं, जैसे जो भी टीचर्स सेल करते हैं वो एक पेन ड्राइव में एक सॉफ्टवेयर लेते हैं ताकि ये लेक्चर दोबारा ना देखा जा सके, दो बार ही देखा जा सके, इतने साल की वैलिडिटी हो उसके बाद एक्सपायर हो जाए, तो वो सॉफ्टवेयर भी हम लोग यूज़ करते हैं ना बच्चों। तो उसी तरह आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज इसमें कोई और सॉफ्टवेयर वो यूज करता है। द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग इट इन टू मार्केट फॉर लाइसेंसिंग टू कस्टमर। अच्छा, वो प्रोसेस में है कि मार्केट में लाइसेंस करना है, तो इसका मतलब मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि भाई कि टेक्निकल फेजिबिलिटी है, वो हो गई है। द कंपनी ऑल्सो टेक सर्विस ऑफ एक्सटर्नल प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर सच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। भाई अगर आप किसी एक्सटर्नल डेवलपमेंट सॉफ्ट किसी का ले रहे हो हेल्प डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो भी जाएगा, क्योंकि सर वो तो डेवलपमेंट फेज का है, तो वो जाएगा सर। कॉस्ट इनका रिलेशन टू डेवलपमेंट ऑफ इट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फॉर द ईयर इंडियन और 31 मार्च 2002, मतलब ये सारा डेवलपमेंट फेज का बोल रहा है कि परचेज प्राइस ऑफ इंपोर्टेड सॉफ्टवेयर, तो क्या ये जाएगा सर? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली उस पर यूज हो रहा है। सर ये डेवलपमेंट फेज का है, ये पता कैसे चला? देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि भैया डेवलपमेंट के समय में ये सारे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट कितना लिखा है? 1200। और नोट वन लिखा है, नोट वन देखो क्या लिखा है, द सॉफ्टवेयर वाज डेवलप इन 9 मंथ। अच्छा, ये पूरा खर्चा तो साल भर का लिया हुआ है, हाँ। और बोल रहा है कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया 9 मंथ में, देखो यही बात आ गई, यानी कि 3 महीना जो हो गया, मतलब 31 दिसंबर को आपका हो गया। क्या लिखा है? डेवलप इन 9 मंथ इंडियन ऑन 31 मार्च 2001। तो डेवलपमेंट ऑपरे मतलब एम्प्लॉयमेंट जो आपने रखा था वो 9 महीने तक ही था, उसके बाद आपने अगर एम्प्लॉय को खर्चा दिया है तो वो तो नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है ना, वो क्यों जाएगा उसका इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट में? उसको रेडी टू यूज करने का ही खर्चा जाएगा ना। तो मतलब मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 1800 है, आप ये 1800 का 9 डिवाइड बाई 12 करेंगे क्या? हाँ। तो सर ये कितना हो जाएगा? सर ये बहुत कठिन कैलकुलेशन है। ये 1800 नहीं है, 1200 है। तो सर 12 12 900, तो सर 900 केवल कैपिटलाइज होगा, 300 आपका कैपिटलाइज नहीं होगा। अरे उसके बाद के खर्चे थोड़ी लोगे, रेडी टू यूज के बाद के खर्चे, डेवलप हो गया तो क्यों लेंगे, रेडी टू यूज तक ही खर्चे लेते हैं। ओके, फिर आगे क्या बोला है कि कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय एंटिटी, मतलब वो कैपेबल हो गया कि जैसे हमने सोचा था वैसा यूज हो सकती है। इट वाज ब्रॉट इनटू यूज ऑन 31 मार्च 2002। अरे भाई, तुम पुट टू यूज कब कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, रेडी टू यूज से मतलब होता है। तो 31 दिसंबर को रेडी हो गई ना, बस। द एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आर फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ। ठीक है, द एम्प्लॉय वर इंगेज इन डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर एंड रिलेटेड एक्टिविटी, वो उसमें डेवलप थी। अरे भाई मैं केवल 9 महीने का ही खर्चा लूंगा। ठीक है, टेस्टिंग कॉस्ट सर ये जाएगा क्योंकि ये टेक्निकल फेजिबिलिटी के बाद होता है। अदर कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू कस्टमाइजेशन, मतलब 4,50,000 रुपया और लगा है कस्टमाइजेशन पे। अब देखो इसमें क्या लिखा है, अदर कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट इंक्लूड एन एब नॉर्मल कॉस्ट ऑफ 50,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ रिपेयरिंग द डैमेज। तो आप मुझे एक बार बताओ, मैंने आपको बताया था कि एब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वजह से ये नहीं जाएगा, यानी सर ये नॉर्मल नहीं है, तो भाई ये आप पीएनआर में लेके जाओ, आप उसकी कॉस्ट में नहीं लेके जा सकते हैं। यानी आप केवल कितना लेके जाओगे सर? 4,50,000, केवल 4 लाख आप लेके जाओगे, क्योंकि 50,000 जो है आपका वो आपका पीएनएल में जाएगा, ये आपका एब नॉर्मल लॉस है। फिर आगे क्या बोल रहा है, प्रोफेशनल फीस पेड फॉर एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्या ये जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर, क्योंकि रेडी टू यूज करने के सारे खर्चे जाएंगे। ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू स्टाफ टू ऑपरेट द असेट्स, अब बताओ ये जाएगा क्या? सर ट्रेनिंग एक्सपेंस कभी भी हमारा कैपिटलाइज नहीं होता। एडवर्टाइजिंग इन द मार्केट जाएगा सर? नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल वर्ड जाएगा? नहीं सर, ये नहीं जाएगा। देखो क्या क्या गया है, क्या नहीं गया है। तो सर देखो, 195 नहीं गया, 1560 नहीं गया, 825 नहीं गया है, क्योंकि भाई ये तो ट्रेनिंग के लिए कंट्रोल होता नहीं है, कैपिटलाइज नहीं हो सकता। सेलिंग एडमिन जनरल ओवरहेड ये कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है, और इसमें से देखो 50,000 ये माइनस हो गया है, और ये आपका केवल 900 ऊपर गया होगा, 1200 में से केवल 900 गया होगा, क्योंकि वो उस पीरियड का है, तो वो क्यों जाएगा सर? सिंपल, आपका 39,20,000 रुपये जाएगा, बाकी आपका क्या हो जाएगा? पीएनएल में जाएगा। समझ में आएगी नहीं आपको?
समझ में आया कि नहीं आपको? सर हमें यहाँ पे ये नहीं समझ में आया कि एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आप आगे का क्यों नहीं ले रहे हो? अरे भाई रेडी टू यूज़ के बाद के खर्चे, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि डिप्लॉय कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, रेडी टू यूज, जैसे यहाँ पे एक और शब्द क्या बोला था कि भाई 31 मार्च को आपने पुट टू यूज किया, हमें उससे क्या मतलब है भाई, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पुट टू यूज कभी भी करें, रेडी टू यूज हो गया, अब रेडी एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, जिस पर्पस के लिए आपने लगाया था वो रेडी टू यूज हो गया, तो भाई उतना तक ही आप खर्चा ले सकते हो, उसके बाद नहीं ले सकते हो। 12वां क्वेश्चन, 1 करोड़ रुपए, 7 करोड़, हाँ 7 करोड़। प्यास लगी है मुझे सर, पी लीजिए आप पानी, मैं अलाउ करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तुम ही तो अलाउ करोगे। चलो आ जाओ, मुझे तो खुशी है कि आपका ये इंडिया 38 पूरा हो गया, मैं आपसे तृप्त हो जाऊंगा। ये देखो अभी अभी भी देखो, पता नहीं यार क्या हो रहा है, अभी देखो धीरे धीरे सही हो रहा है। हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, अरे मेरे दया कुछ गड़बड़ है इसमें। चलो फिलहाल 12वां क्वेश्चन आ जाते हैं, रंग बदल लेते हैं थोड़ा सा। एस एस लिमिटेड हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1 टू, ये सारे इसने ट्रांजेक्शन किया है, और वो क्या बोल रहा है कि एस एस लिमिटेड फॉलो अकाउंटिंग पॉलिसी टू अमोर्टाइज ऑल इंटेंजिबल एसेट्स ऑन एस एल एम बेसिस, मतलब वो बोल रहा है कि एस एल एम बेसिस पे वो अमोर्टाइज करेगा, ठीक है, सारे इंटेंजिबल एसेट्स को, और एनी अप्रोप्रिएट बेसिस ओवर मैक्सिमम पीरियड परमिटेड बाई, over a maximum period permitted by relevant Indians taking a full year amortization in the year of amortization। अच्छा, वो बोल रहा है कि भाई वो स्ट्रेट लाइन मेथड लगाता है, या जो अप्रोप्रिएट मेथड होगा, जो रिलेवेंट इंडियंस बोलेगा हम वो लगाएंगे। हमें बताना है कि अ शेड्यूल शोइंग द इनटेंजिबल एसेट्स इन एसएस लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2002। अच्छा, शेड्यूल बताना है कि कैसे दिखेगा बैलेंस शीट में, एंड रिलेटेड एक्सपेंस दैट वुड अपीयर इन स्टेटमेंट ऑफ पीनल अकाउंट ऑफ एसएस लिमिटेड, क्या कौन सा एक्सपेंडिचर जाएगा, तो आज बता देते हैं इसको। 1 अप्रैल 2001 को क्या हुआ है कि इसने कोई परचेज किया है नेट एसेट्स ऑफ एम लिमिटेड 13,20,000 का नेट एसेट्स परचेज किया है। फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स 10 लाख। गुडविल कितना हो गया सर? 13,20,000 रुपये आपका क्या था, पीसी था 13,20,000 रुपये। सर आपने आपने नेट एसेट्स आपका कितना है, 10 लाख रुपए। तो सर आपका गुडविल कितना हो गया? गुडविल हो गया आपका 3,20,000 रुपये। और इसकी लाइफ देखो कितना बोल रहा है, एस एस लिमिटेड ऑफ द व्यू दैट ड्यू टू पॉपुलरिटी ऑफ एम लिमिटेड प्रोडक्ट द लाइफ ऑफ गुडविल इज 10 ईयर। तो यहाँ पे बोल दिया कि भाई इनडिफाइनेट नहीं है, डिफाइनेट है, 10 साल है, तो भाई हम 10 साल में इसको राइट ऑफ करेंगे, हर साल 3,20,20,000 रुपया जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 4 मई को क्या हुआ, एस एस लिमिटेड परचेज अ फ्रेंचाइजी टू ऑर्गेनाइज अ म्यूजिकल शो फ्रॉम अ टीवी फॉर 80 लाख। अच्छा, वो कोई फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ले रहा है, फ्रेंचाइजी ले रहा है कि 80 लाख का वो टीवी शो दिखाएगा एट एन एनुअल फीस ऑफ 2% ऑफ म्यूजिकल शो रिवेन्यू। तो सर ये जो 2% हर बार देगा, ये तो पीनल में जाएगा, उससे उसको क्या मतलब है, जितना उसका रेवेन्यू होगा। द फ्रेंचाइजी एक्सपायर आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। म्यूजिकल शो रेवेन्यू 10 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर 1 टू, एंड फर्दर रेवेन्यू जो होगा 25 लाख 2 3 में, फिर उसके बाद 30 लाख फॉर रिमेनिंग 3 ईयर। मतलब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि पहले साल आपका 10 लाख होगा, ठीक है, पहले साल, फिर आपका दूसरे साल आपका कितना होगा, 25 लाख होगा, फिर तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल आपका 30-30 लाख रुपया होगा। तो सर ये हमारी हो गई, मिल गई। तो सर अब आपका पूरा टोटल कितना हो गया, ये रेवेन्यू हो गया। इसका 2-2% हर साल आपका पीनल में जाएगा, वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि वो आपको देना है एज ए रॉयल्टी की तरह, पीनल में जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया सर, 30 30 60 30 90 125 हो गया। सर आपने कितने का रिकॉर्ड किया है सर, 80 लाख का रिकॉर्ड किया है, तो ये आपका इंटेंजिबल एसेट्स होगा। तो हर साल आपका राइट ऑफ होगा कितना सर, आपको पहले साल अगर देखा जाए तो 80 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 125 ऐसे करोगे। दूसरे साल 80 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 125। तीसरे साल 80 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 125। ऐसा ही ये तो हर साल ये सेम ही रहेगा, 3 और 4 और 5 में। ठीक है सर, ठीक है। एक ये चीज़ आपके पीनल में जाएगी और एक ये पीनल में जाएगी। ओके सर। सर यहाँ क्या पीनल में जाएगा, यहाँ आपका केवल पीनल में जाएगा 3,20,000 रुपये, 10 10 साल, मतलब 32-32 हज़ार रुपये आपका हर साल आपका जाएगा। 4 जुलाई को अब क्या हुआ है, एस एस लिमिटेड वॉज ग्रांटेड अ कॉपी राइट दैट हैज बीन अप्लाइड फॉर बाई एम लिमिटेड। अच्छा, मतलब वो जो एम लिमिटेड को इसने खरीदा है, उसने कोई कॉपी राइट इसको मिल गया। ड्यूरिंग द ईयर 1 टू एस एल लिमिटेड इनकर 2,50,000 लीगल कॉस्ट टू रजिस्टर द पेटेंट। अच्छा, तो मुझे एक बार बताओ,
मुझे एक बार बताओ कि उसने डायरेक्ट एक्विजिशन कॉस्ट तो जाता है ना, लीगल कॉस्ट उसको रजिस्टर करने में, कॉपीराइट तो सर ये तो हमारा जाएगा ही 2.5 लाख। 7 लाख एडिशनल कॉस्ट टू सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट अ कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट शूट अगेंस्ट अ कॉम्पिटिटर। वो बोल रहा है कि 7 लाख रुपए और आपने खर्च किया है, लीगल केस कोई चल रहा था। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो क्या वो क्या वो जो लीगल केस है क्या वो जो लीगल केस है ये आपका इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट में जाएगा? आप मुझे बताओ। तो क्या वो रेडी टू यूज में है? क्या वो एक्विजिशन कॉस्ट पे है? नहीं। ये तो भाई, ये आपको, आपने डायरेक्टली कितना खर्च किया है उसको एक्वायर करने के लिए? केवल और केवल 2.5 लाख रुपए। वो तो आगे भी कोई केस कर देगा, उसका कंपटीशन मतलब उससे रिलेटेड आप एक्वायर कर लो 2.5 लाख, आगे भी कोई केस कर दिया तो क्या आप उसको उसको कॉस्ट में जोड़ते जाओगे? नहीं। तो सर वो तो क्लेम होता रहता है, वो आपकी केस चलती रहेगी, वो आपका सीधा पीनल में जाएगा। तो आप केवल कितना रिकॉर्ड करोगे? 2.5 लाख रुपए इंटेंजिबल एसेट्स पे रिकॉर्ड करोगे, और इसको कितने साल में? 10 साल बोला है। तो हर साल आप जो है डिवाइड बाई 10 ईयर्स करोगे, 25,000 रुपए ये चार्ज करोगे हर साल। और आपका ये जो 7 लाख रुपए है ये आपको सीधा पीनल में जाएगा। सिंपल। तो आ जाओ, देखो 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 देखो। देखो पहला 3,20,000 रुपये आ गया। ठीक है। फ्रेंचाइजी कितना था? 80 लाख। और 16 लाख हर साल, 16 पंजे 80 होता है, हाँ। तो 16 लाख क्यों ले रहा है? तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि भाई रेवेन्यू वाला हम नहीं ले सकते। ठीक है, बेस्ड ऑन रेवेन्यू जनरेट दैट इंक्लूड यूज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इन अप्रोप्रिएट टाइम बेसिस पे ले रहा है। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप उसको उस बेसिस पे नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने आपको, जब मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा था, मैंने आपको बोला था कि रेवेन्यू मेथड बहुत कम ही ऐसा होता है कि हर जगह लगेगी, केवल जो है आपका टोल रोड माइनिंग एक्टिविटी में लगता है। तो आप उसको ये भी आप आंसर दे सकते हो कि भाई हम उसको इवनली हर साल 16 लाख रुपए रिकॉर्ड करेंगे, और आप उसको वैसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो कैश फ्लो मेथड पे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या था? फिर आगे कॉपीराइट 2.5 लाख हर साल आपका 25-25 हज़ार रुपये आपका चार्ज होगा। सिंपल। तो 3 20 ये हो गया, 64 ये हो गया, 2 25 ये हो गया। 3 20 64, 2 25 69 लाख 69 लाख 45 हज़ार रुपये। तो आपकी जो, तो कितनी आएगी? 69 लाख 45 हज़ार रुपये आपकी नॉन इंटेंजिबल एसेट्स हो गई। और 10 लाख रुपए आपका क्या था? और वो आपका 7,20,000 रुपये क्या था? वो पहले तो बता दो, 7,20,000 रुपये क्या था? हम्म। पूरा वो अमोटाइजेशन था क्या? 16,25,000 है। अच्छा। 7,20,000 सर क्या था? 7 लाख रुपए वो हो गया। हाँ। अच्छा देखो, पहले साल ये 10 लाख का जो 2% निकाल रहा है, जो आपको देना है। अभी क्या हो गया? हाँ, 10 लाख का 2% निकालोगे कितना आएगा? 1 लाख का 2%, 2,000, 10 लाख का 2%, यहाँ पे 20,000 रुपये ये आ जाएगा, और 7 लाख रुपए ये आ जाएगा, तो वही 7,20,000 रुपये ये आ गया है। ठीक है, मतलब 7 लाख रुपए आपका, वो जो आपका वो केस में लगा था, और प्लस 20,000 रुपये वो आपकी जो आप जो रॉयल्टी जो 2% दे रहे थे आप, रेवेन्यू का 2% ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, वो 2002 का है ना, तो वो इसीलिए वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो लिखा है ना, कहाँ गया अभी? हाँ, तो वो ये लिखा है 10 लाख का 2% रेवेन्यू का। सिंपल, बस यहाँ पे वो याद रखना कि आप जो है एसएलएम मेथड पे अपना ही कर रहा था, तो वो जो है हर साल इवनली होगा। सर क्वेश्चन में अगर हमने वैसे कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, एजम्पशन बेसिस पे आप देखे दोनों क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सारा क्वेश्चन हो गया इंडिया 38 का। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने मिनट्स हमारे हुए हैं। 2 घंटा एग्जैक्ट हो गया। चलो, तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। ठीक है। हम्म। चले। चलो बाय बाय।